हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। ठीक है, आज अपन ऑर्डर 6 को समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम लगभग 18 के समथिंग 18 के समथिंग इसमें रूल्स हैं, तो अपन एक एक करके इसको समझने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो अपना ऑर्डर 6 है वो यहाँ पे बात की गई है अभिवचन साधारणता, यानी कि जनरल प्लीडिंग। अब समझिए रूल 1 हमारा क्या बात करता है। रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि प्लीडिंग, जिसको हिंदी में अभिवचन कहा जाता है। अब प्लीडिंग के अंतर्गत वादपत्र और रिटर्न स्टेटमेंट आता है, यानी कि जब भी प्लीडिंग का अर्थ लिया जाएगा तो वहाँ पे अपन वादपत्र यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और कोई नहीं आएगा भाई। ठीक है, प्लीडिंग का जहाँ नाम लिया जाएगा तो वहाँ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की बात की जाएगी। अब समझो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। मतलब है सिविल केसेस में जो भी पक्ष, जो भी पार्टी कोर्ट को अपनी बात लिखकर पेश करती है उसे प्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया है, हटा दिया है। यहाँ पर प्लीडिंग का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि प्लेंट आएगा और रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, बस। ठीक है, तो ये रूल 1 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। अब थोड़ा इसके बारे में समझिए, प्लीडिंग के बारे में। ठीक है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई। ठीक है, ये तो आपने वैसे एलएलबी में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब बात होती है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट वो होता है जो एक वादी पेश करता है। वादी मतलब कि एक व्यक्ति है जिस 1 लाख रुपए इस व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को दिए थे। अब ये देने से मना कर रहा है। अब ये जो व्यक्ति है ये केस करना चाहता है, ए नाम का व्यक्ति है, ये केस करना चाहता है। अब इसको जो लिखना पड़ेगा, कहानी बतानी पड़ेगी कोर्ट को। एक पेज ले लीजिए, उसमें कहानी लिखनी है आपको। तो जो भी आपके साथ कांड हुआ है, 50 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपने दिए थे लेकिन अब वो देने से मना कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कोर्ट उसको वापस दिलाए मेरे को। तो ये सब कहानी जो आपने लिखी है इसको आप कोर्ट को जमा करोगे। तो ये चीज़ क्या है जो लिखोगे, वो प्लेंट कहलाता है। जो वादी दायर करता है, अपनी बात रखता है कोर्ट को, उसको हम प्लेंट कहते हैं, यानी कि वादपत्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वादपत्र तो मिल गया डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट कौन है भाई, जिस व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए दिए थे, अब वो देने से मना कर रहा है। तो जो व्यक्ति है उसको आपने कोर्ट केस कर दिया। जब कोर्ट में आप अपना प्लेंट फाइल करते हो तो कोर्ट उस प्लेंट को एक तो अपने पास रख लेगा और उसकी एक कॉपी डिफेंडेंट को भेज देगा समन के साथ में कि इस तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो जैसे ही डिफेंडेंट को वो कॉपी मिलेगी वो देखेगा भाई मेरे ऊपर तो आरोप लगाए गए हैं, तो अब वो उस आरोपों का जवाब देगा। किसके थ्रू देगा, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू देगा। यानी कि जब वो अपनी प्लेंट का जवाब देता है कि उसके साथ ऐसा 1 लाख रुपये उसने लिए ही नहीं है, आपने जो 1 लाख रुपये दिए थे वो तो सिर्फ एक गिफ्ट था, वो तो कोई कर्जा था ही नहीं। तो आप जो आप कोर्ट को बता रहे हो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू बताओगे। वो कौन बताएगा, डिफेंडेंट बताएगा। ठीक है, प्लेंट कौन दायर करेगा, वादी दायर करेगा। डिफेंडेंट क्या देगा, अपना रिप्लाई देगा, किस में, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका उद्देश्य समझो क्या क्या लिखा है इसमें। अपने दावे को विस्तार से जानकारी देता है प्लेंट में वादी कि उसे क्या नुकसान हुए हैं और उसे कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए है, वो सब अपने प्लेंट में आपको लिखना होगा, किसको, वादी को। ठीक है, अब आता है डिफेंडेंट वाला क्लॉज। डिफेंडेंट को वादी के दावे का खंडन करना है। खंडन मतलब कि जो उसने बोला है उसको, भाई तुमने 1 लाख मांगे लेकिन 1 लाख तो हमने लिए ही नहीं है, वो तो गिफ्ट था एक तरह से। तो उसकी बात को अपन खंडन करेंगे। उसके बात के अगेंस्ट में आप जब बोलोगे तो उसको खंडन कहा जाता है। खंडन करोगे या फिर उसका उत्तर दोगे, हाँ भाई 1 लाख रुपये लिए थे, एडमिट कर लेता है, तो वो बात अलग हो जाती है एडमिट करने वाली। ठीक है, साथ ही वह अपने बचाव में तथ्य और कानूनी पेश करता है। तथ्य कैसे, मतलब कि भाई मैंने तेरे से 1 लाख रुपए लिए तो थे, 1 लाख मान लेते हैं भाई, ठीक है, 1 लाख लिए थे लेकिन 50,000 मैं वापस भी तो कर चुका हूँ, वो तो तूने देखे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तथ्य भी आपको लिखने पड़ेंगे। या फिर कानून का दुहाई भी दे सकते हो कि भाई तूने 1 लाख रुपए दिए थे लेकिन उस बात को आज 4 साल हो चुके हैं, यानी कि टाइम बाढ़ हो चुका है, तो अब तो तुम केस कर ही नहीं सकते। तो कानून की दुहाइयाँ दे सकते हो, तथ्यों की दुहाइयाँ दे सकते हो, किस में, रिटर्न स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भाई प्लेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, वादी कौन होता है, प्रतिवादी कौन होता है। अब समझिए प्लीडिंग का उद्देश्य क्या है भाई, प्लीडिंग करना क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट कोर्ट में बुला लो, दोनों से पूछ लो, इतनी बहस क्यों करनी है।
तो समझो कि प्रत्येक पार्टी अपने अपने दावे लिखेगी, बचाव को स्पष्ट करेगी, ठीक है, और संक्षिप्त में लिखेगी जो अपनी कहानी जो आपके साथ हुआ है, और व्यवस्थित तरीके से कोर्ट को लिखकर बताएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो कि इससे न्यायालय समझ पाता है कि विवाद एक्चुअली में आपके बीच में है, मुद्दे क्या हैं, यानी कि मटेरियल फैक्ट, आवश्यक तथ्य आपके बीच में हैं क्या, ताकि वो इशू फ्रेम कर सके। अब आपको उसको मैटर ही समझ में नहीं आएगा भाई कोर्ट को, तब वो आपके बीच में इशू कैसे बनाएगा। अगर इशू नहीं बनेंगे तो आपके केस कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको अपने केस को स्पष्ट तरीके से बताना होगा, वादी के प्लांट को पढ़ेगा, डिफेंडेंट के प्लांट को पढ़ेगा, फिर इशू बनाएगा कि भाई एक मुद्दा ये हो गया, एक मुद्दा ये हो गया, एक मुद्दा ये हो गया। अब इसी मुद्दों पे आपको अपना केस लड़ना है। पहले इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे इशू को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे इशू को सॉल्व करेंगे। जब सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे तो आपका केस खत्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको इसलिए प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया मुकदमे को स्पष्ट और तेज़ गति प्रदान करती है, न्याय को सुनिश्चित करती है ताकि जल्दी न्याय मिल सके। इतना समझ में आ गया होगा कि भाई प्लीडिंग क्यों ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या प्लीडिंग में सब कुछ लिखा जा सकता है। नहीं भाई, आप प्लीडिंग में सिर्फ उतना ही लिख सकते हो जितना मटेरियल फैक्ट होंगे, आवश्यक तथ्य होंगे, मुख्य तथ्य होंगे केस के, वही आपको लिखने हैं प्लीडिंग में। लेकिन एविडेंस नहीं लिखने भैया। आपने 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आप उस 1 लाख को कैसे साबित करोगे ये आपको नहीं लिखना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है 1 लाख रुपए मेरे को किसी भी प्रकार से तुम्हें देने नहीं है, वो सिर्फ एक गिफ्ट था, ठीक है, मेरे को तुम्हें कोई 1 लाख रुपए नहीं देना है, और ये इस चीज़ में साबित कर सकता हूँ। अब साबित कैसे करना है वो एविडेंस आप प्लीडिंग में नहीं लिखोगे क्लियरली। ऑर्डर 6 का रूल 2 क्लियर इसलिए मना करता है कि आपको एविडेंस नहीं लिखना है, कि आप जब भी प्लीडिंग करोगे तो उसमें एविडेंस नहीं लिखोगे कि भाई आपको ठीक है साबित करनी है चीज़, मैं उसको साबित कर सकता हूँ, बस जो मैंने 1 लाख रुपए लिए थे वो मैंने नहीं लिए, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। और कैसे साबित करूँगा वो चीज़ आपको लिखनी ही नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। एलिगेशन जो आप लगा रहे हो संक्षिप्त में लिखने होंगे, स्पष्ट लिखने होंगे ताकि क्लियरली समझ में आ सके, और तथ्यात्मक रूप से लिखने होंगे ताकि क्लियरली फैक्चुअल सामने दिख सके कि एक्चुअल फैक्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना हमारा क्लियर होता है। अब नोट में मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं वो समझो। सीपीसी में प्लीडिंग सिर्फ 2 चीज़ों को मान्यता देती है। हम फर्स्ट रूल में ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्लीडिंग का अंतर्गत क्या है, प्लेंट आएगा और रिटन स्टेटमेंट आएगा, इसके अंतर्गत और कुछ नहीं आएगा। जैसे कि रेप्लिकेशन, रिजॉइंडर को कुछ मुख्य रूप से प्लीडिंग का हिस्सा नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उसके लिए अनुमति नहीं दे देती है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई रिजॉइंडर तो आपको पता होगा, लेकिन रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन भी समझो कि रेप्लिकेशन प्रतिवेदन या फिर प्रतिउत्तर, आपके लोकल लैंग्वेज जो भी बोलते हो, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या है, वह दस्तावेज होता है जिसे वादी प्लेंटिफ डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में दिए गए तथ्यों का खंडन करते हुए या फिर उसका उत्तर देते हुए कोर्ट की सहमति से, अनुमति से इसको प्रस्तुत कर देता है। और ये चीज़ समझो कि जब डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और वादी उस रिटर्न स्टेटमेंट का उत्तर देने के लिए एक अतिरिक्त में रिप्लाई देता है। वादी ने पहले अपना प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल किया, ठीक है। अब वादी ने रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा और रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर से एक रेप्लिकेशन रिप्लाई दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के जवाब को रिप्लाई देना, उसको ही हम रेप्लिकेशन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब भाई इसमें कुछ है नहीं है, बस थोड़ा कंक्लूजन है कि भाई मैटर क्या कह रहा है हमारा रूल 6 का, ऑर्डर 6 का रूल 1, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य है कि मुकदमे के दोनों पक्ष अपने अपने पक्षों को लिखित रूप में स्पष्ट करे, जिससे कि विवाद के विषय वस्तु निश्चित हो सके और न्यायालय निर्णय दे सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुकदमे की बुनियादी ढांचा रखता है। ये अपना क्लियरली रूल 1 यहाँ पर क्लियर होता है, और रूल 1 अपन क्लियर कर चुके हैं। रूल 2 आज हम क्लियर करेंगे, जिसमें बात की गई है कि प्लीडिंग करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एविडेंस नहीं लिखना है। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जब भी प्लीडिंग करोगे तो आपको एविडेंस नहीं लिखने हैं उसमें, प्लीडिंग में क्यों नहीं लिखने, उसका आज हम इस वीडियो में उसका जवाब जानेंगे कि हम प्लीडिंग में एविडेंस क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो चलिए इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो रूल हमारा 2 कहता है कि अभिवचन यानी कि प्लीडिंग जब हम करेंगे उसमें तात्विक यानी कि मटेरियल फैक्ट, आवश्यक तथ्यों का, ना कि एविडेंसों का कथन होगा।
यानी कि मटेरियल फैक्ट लिखने हैं, ना कि आपको एविडेंस लिखना है। किसमें? प्लीडिंग करते टाइम। ठीक है, इसमें याचिका लिख दिया, मेरा इसको अभिवचन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा रूल 2 कहता है कि जब भी प्लीडिंग में मुख्य तथ्य को लिखना होगा लेकिन साक्ष्य को नहीं लिखना है। प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट अ एविडेंस। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट सब रूल समझिए कि हर प्लीडिंग, जितनी भी प्लीडिंग आप करोगे, जैसे कि प्लेंट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, मैं आपको केवल महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मटेरियल फैक्ट को लिखना है संक्षिप्त में। ठीक है, लेकिन आपको एविडेंस या फिर गवाहों के नाम, दस्तावेजों का विवरण प्लीडिंग में नहीं लिखा जाएगा कि उन तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, ये आपको नहीं लिखना। जैसे कि हम दस्तावेजों से साबित करेंगे, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। हमारे पास 2 गवाह हैं जिनका एक नाम है साक्षी, एक का नाम है सूरज, तो ये गवाहों के नाम भी आपको नहीं लिखने। हमारे पास एक एविडेंस है जो इस केस को ख़त्म कर सकता है, उस एविडेंस का नाम ये है, तो ये सब भी आपको नहीं लिखना है। यानी कि एविडेंस जैसी कलाकारी आपको प्लीडिंग में करनी ही नहीं है। सिर्फ मटेरियल फैक्ट कोर्ट को बताने कि हमारे ये फैक्ट है, उस पर कोर्ट अपने आप इशू बनाएगा। उसके बाद में आपको एविडेंस देना पड़ेंगे। पहले ही एविडेंस दे के आपको जो प्रक्रिया है उसको कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करनी है। यही एकमात्र उद्देश्य है एविडेंस नहीं लिखने का, कि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, समझिए इसका एग्जांपल मैंने डाला है कि यह लिखना है कि वादी ने प्रतिवादी को 50,000 रुपये उधार दिए है। ये क्या है? ये एक मटेरियल फैक्ट है। ठीक है, लेकिन यह लिखना कि वादी इस बात को साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट और गवाहों को पेश करेगा, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। ये एक तरह से एविडेंस हो जाएंगे, ये आपको लिखना ही नहीं है। कि आपने 50,000 रुपये उधार दिए, ये तो ठीक है, मटेरियल फैक्ट हो गया, लेकिन इसको साबित करने के लिए आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी कि मैं किसको से साबित करूँगा, क्या मैं स्टेटमेंट दूंगा या मैं गवाह पेश करूँगा। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। ये जब बात की बात होगी, जब इशू फ्रेम किए जाएंगे, उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन उठाए जाएंगे एविडेंस के टाइम पर। ठीक है, यह एविडेंस है और इसे प्लीडिंग में नहीं लिखा जाएगा। सर ठीक है, सब रूल 2 समझो कि जितनी भी प्लीडिंग होगी, हर प्लीडिंग होगी, उसमें आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ में बांटा जाएगा। यानी कि जब भी कोई प्लीडिंग की जाएगी उसको पैराग्राफ में बांटा जाएगा। जैसे कि हर आरोप, जितने भी एलिगेशन आप लगाओगे, हर आरोप को अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाएगा और ये सभी पैराग्राफ क्रम से होंगे, 1 2 3 करके। जैसे कि मैंने बना के रखा है आपके लिए। जब भी कोई ऐसा प्लांट, मान लीजिए इसको पैराग्राफ मैंने थोड़ा 1 लाइन का कर दिया, बड़ा भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया और उसमें 4 लाइन अपनी आगे जो अपना पैराग्राफ हो गया, अपनी पूरी बात खत्म हो जाती है। सेकंड पैराग्राफ डालोगे, ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कि वादी एक व्यवसायी है, वो भोपाल में कपड़े का थोक व्यापार करता है। सेकंड लिखा है मैंने पैराग्राफ, प्रतिवादी भी एक व्यवसायी है और वादी का नियमित ग्राहक है। ठीक है, तो ये ऐसे करके पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड सब रूल हमारा क्लियरली ये कहता है कि पैराग्राफ में लिखोगे आप, उसमें नंबरिंग करोगे, हर पैराग्राफ के आगे 1 नंबर लिखोगे। ठीक है, अब आता है थर्ड सब रूल कि प्लीडिंग में आपको दिनांक हो गया, कोई राशि हो गई, अमाउंट हो गया, कोई संख्या हो गई, उसको लिखते टाइम आपको उसको अंकों में तो लिखना ही है, शब्दों में भी लिखा जाएगा। जब भी कोई प्लीडिंग करोगे उसमें आपको डेट मिल गई, बाई चांस देखिए डेट लिखिए 15/2/2024। अब इसको आपको डेट भी लिखनी है भाई, इसको शब्दों में भी लिखना है। ये क्यों ज़रूरी है भाई? ज़्यादातर होता है कि जैसे कोई केस हो गया, इसमें 15 लिखा है, अपन इसको 16 कर देते हैं, तो ऐसी घपला ना हो इसलिए इसको शब्दों में भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई 15 का 16 ना कर पाए, 2 की जगह 8 ना कर पाए, तो ऐसी गलतियों को छुपाने के लिए, रोकने के लिए इसमें शब्दों में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जैसे कि ये लिखना लिख दिया, प्रतिवादी को 50,000 रुपये, अब जैसे कि अमाउंट हो गया, अब अमाउंट के पीछे भी आपको 50,000 रुपये शब्दों में लिखना होगा ताकि घपला ना हो सके। ठीक है, ये संख्या हो गई, जैसे कि 30 दिन, तो 30 तो लिखोगे, बीच में शब्दों में भी लिखना है आपको, 30 दिनों में भुगतान कर देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्लीडिंग करोगे तो आपको, जैसे कि एग्जांपल है कि 5,000 रुपये दिया, ऐसे नहीं लिखना है, ये स्टेटमेंट गलत होगा, मैंने क्लियर लिखा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शब्दों में आपने नहीं लिखा है। ये स्टेटमेंट सही है, 5,000 रुपये, शब्दों में भी आपने डाला है कि 5,000 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लेंट में आपको शब्दों, दिनांक हो गया, राशि हो गई, कोई अमाउंट हो गया, ये सभी को आपको शब्दों में तो लिखना ही है, लेकिन अंकों में तो लिखना ही है, लेकिन शब्दों में भी आपको लिखना है। नोट हमारा कहता है कि
अगर प्लीडिंग में एविडेंस लिख दिया तो उससे कोर्ट क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ हटा देगा। ठीक है, एविडेंस लिख दिया बाई चांस आपने तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है। अब हमारा है कि ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी और सिंपलिसिटी ज़रूरी है। संक्षिप्त में होगा, क्रमबद्ध से होगा, स्पष्ट एलिगेशन होंगे। यही लीगल ड्राफ्टिंग का एक आधार होता है कि भाई सही तरीके से जब जज पढ़ेगा तो उसको क्रम से समझ में आएगा, क्रमबद्ध लिखा होगा, संक्षिप्त में आपने क्वेश्चन डाले होंगे, उनका जवाब सही तरीके से दिया होगा, एलिगेशन जो लगाए हैं एक नंबर से लगाए हैं, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग करते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। मैंने वन लाइनर डाल दिया, जब भी आप इसका रिवीजन करते हो तो वन लाइनर पढ़ के निकल सकते हो अगर आपने पहली बार ठीक से पढ़ लिया। ठीक है, रूल 1 हमारा कहता है कि प्लीडिंग में केवल मटेरियल फैक्ट लिखने होंगे, एविडेंस आपको नहीं लिखना होगा। एविडेंस क्यों नहीं लिखना होगा, ताकि जो प्लेंट है, जो प्लीडिंग हो रही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। सेकंड सब रूल कहता है कि हर एलिगेशन जो आप लगाओगे उसको नंबर करना होगा, नंबर के साथ पैराग्राफ में लिखना होगा। ठीक है, थर्ड सब रूल कहता है कि डेट आप लिखोगे, सम्स अमाउंट लिखोगे या कोई नंबर लिखोगे, उसको शब्दों में तो लिखोगे ही, लेकिन सॉरी अंकों में तो लिखोगे ही, लेकिन शब्दों में भी आपको उसको साथ में लिखना होगा। ये था भाई प्लीडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एविडेंस नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, इसका कारण क्या है। फर्स्ट सब मैंने पॉइंट लिखा है कि मामला स्पष्ट रखना, क्लैरिटी रखना डिस्प्यूट में। अगर हर प्लीडिंग में लंबा चौड़ा एविडेंस लिख दिया तो इससे जो असली विवाद क्या है ये समझने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्लीडिंग में किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं लिखा जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में ही पैदा ना हो। पहले हम इशू फ्रेमिंग करेंगे। आपने प्लेंट दिया, कोर्ट ने इशू फ्रेम किया, इशू फ्रेम करने के बाद जो इशू बनेंगे उन इशू के ऊपर आपको एविडेंस देने हैं। उसके बाद में पहले ही इसको डाल के कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है कि कोर्ट का समय बचाना, कि कोर्ट पहले ही यह तय करती है कि इशू क्या है, उसके बाद फिर एविडेंस देखेगी। अगर एविडेंस पहले ही आ गया है तो प्रक्रिया उलझ सकती है सीधी। मैं क्लियरली लिख देता हूँ भाई, किसी को बोलने में समझ में नहीं आया है स्टेज में तो मैं यहाँ पर लिख के फिर उसको समझाता हूँ, तो क्लियर समझ में आता है, मैं भी भूलता नहीं हूँ कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, थर्ड कहता है पॉइंट कि जस्टिस सिस्टम की स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है कि प्लीडिंग पहले होगी, आपको फैक्ट बताने हैं। सेकंड में क्या, कोर्ट आपके एक इशू फ्रेम कर देगा कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक इशू हो गया, 2 इशू हो गया, 3 इशू हो गए, 4 इशू हो गए, फिर सभी चारों इशू के ऊपर आपसे एविडेंस लेगा। तब आपको फालतू में एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एविडेंस जब वो इशू ही नहीं है तो उसके ऊपर हम एविडेंस लेके करेंगे क्या। तो इसलिए पहले एविडेंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, लास्ट में लिखोगे आप। ठीक है, इसलिए आपको एविडेंस नहीं लिखे जाते हैं। ये हमारा रूल 2 क्लियर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूछ सकते हो, वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था। वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन पढ़ रहे थे ऑर्डर 6 सीपीसी का। ठीक है, कि रूल 3 हमारा कहता है कि जब भी प्लीडिंग होगी उसके लिए फॉर्मेट्स क्या है भाई। तो इसके लिए समझो कि जब भी कोई प्लीडिंग की जाएगी, अभिवचन किया जाएगा, जैसे कि प्लेंट तैयार किया जा रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट तैयार की जा रही है, तो अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट्स या फॉर्म्स बताए गए हैं उनका उपयोग किया जाएगा। अब अपेंडिक्स ए कहाँ है भाई, आपका जो बैरेक्ट होगा, बैरेक्ट के लास्ट में देखिएगा, वहाँ आपको अपेंडिक्स ए मिल जाएगा। वहाँ फॉर्मेट दिए गए हैं कि प्लेंट को कैसे तैयार करना है, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना है, जो भी सूट्स हो गए इनको कैसे तैयार करना है। तो अगर वो लागू होते हों तो उनको आपको लिखना है उस तरीके से। ठीक है, और अगर अपेंडिक्स ए में कोई फॉर्मेट दिया है वो सीधे तौर पर लागू नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करना है, तो उस केसेस में आपको उसके मिलते जुलते कैरेक्टर, उसके मिलते जुलते जो कैरेक्टर होंगे उस फॉर्मेट का ही उपयोग किया जाएगा। फॉर्मेट वही होगा लेकिन उसके मिलते जुलते मैटर में आपको लिखना है। अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी है, जैसा फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट में लिखना होगा, उसके जैसे मिलते जुलते। ठीक है, उसके जैसे सिमिलर हो। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना करना है। ठीक है, अब समझो, थोड़ा मैंने बता दिया है थोड़ा डिटेल में कि मतलब सीपीसी में अपेंडिक्स ए होगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा कि अपेंडिक्स ए में किस प्रकार से फॉर्मेट दिए गए हैं, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। सीपीसी इसमें थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कैसे प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्मेट होंगे आपके सीपीसी का जो बैरेक्ट होगा उसके पीछे। तो इस प्रकार से ही प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट हो गया, और जैसे कि आप बाकी डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे कि मनी का सूट हो गया, उसका फॉर्मेट हो गया, और रिकवरी सूट हो गया, और पोजीशन के लिए सूट हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट हो गया। जब कोई याचिका ड्राफ्ट करते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा जो सीपीसी के आगे अपेंडिक्स ए में बताए गए होंगे।
ठीक है। उसके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकता, उसके जैसे सिमिलर होना चाहिए भाई, बिल्कुल तो हल्का फुल्का तो मिलता हो ना उसके जैसे। अब बिल्कुल ही ना मिले तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसके जैसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका मामला किसी खास फॉर्मेट से बिल्कुल ही मैच नहीं करता है, तब भी आपको वही स्टाइल, वही स्ट्रक्चर जितना संभव हो सके जो अपेंडिक्स ए में बताए गए हैं उसी फॉर्मेट का उपयोग करना है जितना संभव हो सके। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए एग्जाम के पर्पज़ से, कि जैसे कि जुडिशियली मेंस के एग्ज़ाम में कई बार कभी कभी पूछा जाता है कि आर द फॉर्म इन द अपेंडिक्स ए इज़ अ मैंडेटरी, यानी कि अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट दिए गए हैं वो मैंडेटरी है। उसका जवाब होता है भाई हाँ जी, बिल्कुल मैंडेटरी है, जब तक संभव हो सके उसका पालन आपको करना ही करना है। ठीक है। सेकंड हमारा कि अगर कोई बिना फॉर्मेट के गलत या फिर बिक्री हुई प्लीडिंग फाइल करता है तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट उसे सुधारने के लिए, अमेंड करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि आप इसको गलती को सुधारिए। तो ये नौटंकी आपको ना करना पड़े, इसलिए अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट बताए गए हैं उसके मिलते जुलते ही फॉर्मेट्स आपको तैयार करने हैं आप जब भी आप प्लीडिंग करोगे तब। रूल 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, आज अपन पढ़ने वाले हैं रूल 3A। ठीक है, जिसमें बात की गई है कि वाणिज्यिक न्यायालयों में याचिकाओं के फॉर्मेट्स क्या होंगे भाई, यानी कि क्या फॉर्मेट होगा जब आप कमर्शियल कोर्ट में प्लीडिंग करोगे। तो 3A यही कहता है। चलिए समझते हैं कि 3A क्या कहने की कोशिश करता है कि अगर मामला कमर्शियल डिस्प्यूट यानी कि व्यवसायिक विवाद से संबंधित है और उस विषय में हाई कोर्ट रूल्स या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के तहत किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को निर्धारित किया है कि आप वो सिर्फ इसी फॉर्मेट में जब भी प्लीडिंग करोगे इसी फॉर्मेट में करोगे, तो ये स्पेसिफाई किया गया है किसके द्वारा, हाई कोर्ट रूल्स के द्वारा या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के द्वारा। तो प्लीडिंग उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जब भी आप कमर्शियल डिस्प्यूट्स के केसेस में प्लीडिंग करोगे तब। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई प्रैक्टिस डायरेक्शन क्या होता है, इसका भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि प्रैक्टिस डायरेक्शन वे निर्देश और इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन होते हैं जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद जारी करते हैं ताकि न्यायालय में काम करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जैसे कि ड्राफ्टिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, हियरिंग हो गया आदि, ठीक है, इसको व्यवस्थित रूप से एक समान हो सके। अब अपना मैंने नोट डाला है जो कि स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझिए कि नॉर्मल सिविल सूट जब आप फाइल करते हो उसमें सीपीसी के अपेंडिक्स ए के जो फॉर्मेट्स हैं उनका उपयोग आप करते हो। सीपीसी में क्लियरली लिखा है कि जब भी आप कोई प्लीडिंग करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे, तो आपको सीपीसी के अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट्स बताए गए हैं उनका ज़्यादातर उपयोग करना है। ठीक है। सेकेंड नोट हमारा क्या कहता है कि लेकिन अगर मामला कमर्शियल कोर्ट में चल रहा है, किस में चल रहा है भाई, वाणिज्यिक न्यायालय में चल रहा है, जैसे कि 3 लाख रुपए से ऊपर का कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वहाँ हाई कोर्ट ने अपने लिए खास ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स तैयार कर रखे होंगे, उनका आपको उपयोग करना है, अपेंडिक्स ए का नहीं करना है। ठीक है। बल्कि हाई कोर्ट के कमर्शियल फॉर्मेट्स को लागू होना होगा उस केसेस में। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि जब भी कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई केस आएगा तब आपको हाई कोर्ट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा, जो फॉर्मेट उसमें बताए गए होंगे या फिर प्रैक्टिस जो नॉर्मली किया जाता है उसमें जो डायरेक्शन दी गई है उसके अनुसार आपको अपने केस को फाइल करना होगा। अब मैंने एग्जांपल भी लिखा रखा है, वो भी देखते हैं कि भाई मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस डिस्प्यूट फाइल किया है। ठीक है। अगर आपकी हाई कोर्ट ने कमर्शियल सूट की प्लेंट में पार्ट 6 होने के लिए कहा है कि पार्ट 6 होनी चाहिए प्लेंट में, जैसे कि कोर्ट के समरी हो गया, जुरिडिक्शन हो गई, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई आदि, ये सभी प्लेंट में होना चाहिए। ये किसने कहा है, हाई कोर्ट ने अपने कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए डायरेक्शन दी है कि उनमें होना चाहिए। तो आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, भले ही अपेंडिक्स ए में कुछ और लिखा हो। आ गया समझ में कि भले ही अपेंडिक्स ए में कुछ और लिखा हो लेकिन आपको हाई कोर्ट रूल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब समझते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि क्या कमर्शियल कोर्ट में सीपीसी के अपेंडिक्स ए के फॉर्मेट्स लागू होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे भाई, हमने अभी पढ़ा है। सेकंड हमारा कहता है कि हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए रूल्स या फिर प्रैक्टिस डायरेक्शन के अनुसार प्लीडिंग करनी होगी, बिल्कुल सही है। यह नियम किस संशोधन से जोड़ा गया,
यह कमर्शियल कोड से जुड़े संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2025 में भूतपूर्व रूप से प्रभावी था, यानी कि 2015 के पहले भी कोई होंगे उनमें भी इसको फॉलो करना होगा। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि प्लीडिंग में गलती पर केस रिजेक्शन हो सकता है या फिर डिफेक्ट मार्क हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई डिफेक्ट मार्क क्या होता है। तो डिफेक्ट मार्क के लिए मैंने क्लियर लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि कोर्ट कार्यालय का जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, रीडर हो गया, उस केस या डॉक्यूमेंट में त्रुटि कोई कमी पाई जाती है तो वह डिफेक्ट को मार्क कर देता है और कहता है कि इसे ठीक करके रेक्टिफाई करके दोबारा से दाखिल करो। अब वन लाइनर मैंने लिख दिया है कि भाई पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जब आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.5x में इसको करके स्पीड लगा के यूट्यूब से जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन और जल्दी हो तो भाई वन लाइन पढ़ के निकल लीजिएगा। वन लाइन में क्या लिखा है भाई, रूल 3A कमर्शियल डिस्प्यूट में प्लीडिंग की उसी फॉर्मेट में होगी जो हाई कोर्ट रूल्स या प्रैक्टिस डायरेक्शन में निर्धारित की गई होगी। इतना सा हो गया, अपना रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रूल 3A था जिसमें क्लियर बात की गई थी कि जब भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे तो आपको हाई कोर्ट्स के रूल्स को प्रायोरिटी देनी होगी, भले ही अपेंडिक्स ए CPC में कुछ भी कहा गया हो। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 3A। तो अपन CPC के ऑर्डर 6 पढ़ रहे थे, 3A तक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन रूल 4 पढ़ने वाले हैं, जो बात करता है कि जहां आवश्यक आपको हो वहां आपको अपने जो केस है उसके पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण देना कंपलसरी होगा। पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। समझिए कि रूल 4 किस बारे में बात करता है कि जब भी प्लीडिंग में यदि कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि फ्रॉड का आरोप लगाया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया गया हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया हो, या फिर विलफुल डिफेक्ट जानबूझकर किया गया चूक, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो का आरोप आपके ऊपर लगाया गया हो, तो उस केसेस में आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि भैया हुआ क्या है आपके साथ, कौन सा धोखा हुआ है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितना नुकसान हुआ, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि सामने वाली पार्टी को सटीक जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में मेरे ऊपर केस क्या है। जब भी प्लीडिंग करोगे तो डिफेंडेंट को पता होना चाहिए भाई ये हुआ कैसे है, मैंने तो किया ही नहीं था, तो वो इसका सही रिप्लाई दे सके आपको। इसलिए आपको सभी चीज़ें लिखनी होंगी कि क्या धोखा था, कब हुआ था, डेट क्या थी, कैसे किया था, किसने किया था, कितना डैमेज आपको हुआ है, ये सभी आपको पर्टिकुलर्स अपने प्लीडिंग में देने होंगे। ठीक है, अब समझिए सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि यह सिर्फ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जैसे मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी मामलों में भी अगर याचिका को समझने के लिए ज़्यादा विवरण की ज़रूरत लगती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी केसेस में आपको ज़्यादा विवरण देना है, अन्य सभी में भी आपको देना होगा। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा विवरण देना ज़रूरी है तो आपको सभी विवरण जैसे कि तारीख क्या थी डिटेल में बतानी पड़ेगी कि इस तारीख को आपने कांड किया था, इस तारीख को हमने नोटिस दिया था, वस्तु ये थी, घटना ये हुई थी, सभी चीज़ें आपको याचिका यानी कि प्लीडिंग में देने होंगे, भले ही वह डिटेल CPC के अपेंडिक्स ए में ना बताई गई हो। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो कहा गया है करने को वो आपको भले ही करना कंपलसरी है। अब अपना नोट देखिए, नोट इम्पोर्टेंट्स क्या बात कर रहे हैं कि रूल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों पर लागू होता है जो हम रूल 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ड्राफ्टिंग में कोई सीरियस आरोप लगाते हैं लेकिन विवरण नहीं देते हैं, पूरा जानकारी नहीं देते हैं, पर्टिकुलर्स नहीं डालते हैं, तो सामने वाला जो पार्टी है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 स्ट्राइक आउट प्लीडिंग दाखिल कर सकता है। अब स्ट्राइक आउट प्लीडिंग होता क्या है ये अपन नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये रूल 16 में आएगा। अभी अपन रूल 4 पढ़ रहे हैं तो इससे भी अपन निपटेंगे आगे चल के। ठीक है, अब एग्जांपल समझिए कि गलत तरीका नहीं चलेगा, जैसे कि प्रतिवादी ने वादी के साथ धोखा किया है, मान लीजिए। सही तरीका क्या है, आपको ये लिखना ही नहीं है कि प्रतिवादी ने धोखा किया है तो कैसे किया है, किसने किया, कब तारीख को किया, कितने पैसे का नुकसान हुआ है, तो वो सभी डिटेल लिखनी। खाली ये दिख के आप निकल नहीं सकते कि भाई धोखा हुआ है। अब धोखा हुआ है, किसने किया है, ये सब बताओगे ना डिटेल।
तो ये सब आपको देनी पड़ेगी। और सही तरीका एक्चुअल क्या है वो अपन रूल 4 में पढ़ रहे हैं कि भाई सभी पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे, सभी विवरण देना है आपको। समझिए कि दिनांक 12 जनवरी 2024 को डिफेंडेंट ने कहा कि वह 1 लाख रुपए आपको वापस जल्दी कर देगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो मैं जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उसने जानबूझकर झूठा वादा किया जबकि वह जानता था कि वह पहले से दिवालिया है। ठीक है, इसे झूठे वादे पर भरोसा करके वादी ने उसे उधार दे दिया, जिससे वादी को आर्थिक हानि हुई। ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि वादी ने झूठ बोला है, तो कैसे झूठ बोला है, क्या प्रोसीजर था, कितनी तारीख थी, डेट थी, कितना नुकसान हुआ, वो सभी विवरण आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि भाई धोखा हुआ है, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑर्डर 6 अपन पढ़ रहे थे, रूल 6 हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं। रूल 5 क्योंकि रिपीट हो चुका है तो अपन उस पर बात करने वाले नहीं हैं। ठीक है, रूल 6 अपन पढ़ेंगे जिसमें बात की गई है कि प्रोभाव्य शर्त यानी कि कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व शर्त। तो समझिए भाई मैटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है रूल 6 कि यदि किसी पार्टी जैसे कोई वादी हो गया, डिफेंडेंट हो गया, को यह कहता है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं हुई है तो उसे उस बात की अपनी याचिका प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी होगी। यानी कि कोई वादी या फिर डिफेंडेंट ये कहता है कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, पूर्व शर्त है, उसको पूरा नहीं किया है, तो आपको ये चीज़ क्लियरली प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखना होगा जब भी आप कोई केस करते हो। ये शर्त एक ऐसी शर्त थी जिसका पूरा होना ज़रूरी था, तभी आप केस कर सकते थे। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको अपनी प्लीडिंग में कंपलसरी डालना होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि मुकदमे में जो भी पूर्व शर्त थी वह ज़रूरी थी, वह पूरी हो चुकी है। बाई चांस आप भूल गए इस कंडीशन को डालना प्लेंट में, तो ये मान लिया जाएगा कि सामने वाले बंदे ने उस कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है, यानी कि उसका पालन कर दिया है। तो भैया जब भी प्लीडिंग करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडीशन, मैं इसका एग्जांपल दूंगा ना तो क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दे ही देते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारा कहता है कि डिफेंडेंट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी। प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों के लिए मैंने लिखी है कि डिफेंडेंट के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है। राम ने बीमा लिया है। बीमा में लिखा था कि एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर आपको इसको कंपनी को बताना होगा, तभी क्लेम मिलेगा। राम ने 10 दिन में क्लेम कर दिया, यानी कि 7 दिन में करना था लेकिन वही ने 10 दिन में क्लेम किया। अब कंपनी को क्या करना है? अगर कंपनी को लगता है कि राम ने शर्त पूरी नहीं करी है, कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं किया है, कंडीशन तोड़ी है, तो उसे अब कंपनी को इस बात को रिटर्न स्टेटमेंट में साफ साफ लिखनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है कंपनी, तो ये मान लिया जाएगा कि जो राम था उसने ये 7 दिन के अंदर अंदर ही अपना क्लेम लिया है, अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि उसको क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वो शर्त पूरी मान ली जाएगी अगर आपने ऐसा क्लेम अपने प्लीडिंग में ऐसा पॉइंट नहीं डाला है तो। ठीक है, अब अपना एग्जांपल बनता है प्लेंटिव के लिए। डिफेंडेंट के लिए समझ लिया अपन ने, अब प्लेंटिव के लिए समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्या लिखा था कि अगर भुगतान समय पर ना हो तो 15 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन फिर केस किया जा सकता है। तो जो वादी है, प्रतिवादी को 15 दिन का नोटिस भेजा कि रेंट भुगतान करो, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हुआ है। अब क्या होगा? प्लेंट में वादी को क्या लिखना पड़ेगा? समझिए कि वादी ने 1 मार्च को प्रतिवादी को भुगतान हेतु 15 दिन का नोटिस दिया था, यानी कि नोटिस दिया था भाई, किंतु फिर भी उसने भुगतान नहीं किया। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। किसको? क्योंकि हम वादी वाला पढ़ रहे हैं, प्लेंटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो प्लेंटिव को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि भैया हमने 1 मार्च को डिफेंडेंट को 15 दिन का नोटिस दिया था कि पेमेंट करो, फिर भी भाई पार्टी ने पेमेंट नहीं किया। और बाई चांस अगर ये आप चीज़ भूल जाते हो कि 15 दिन वाला लिखना, तो मान लिया जाता है कि भाई सामने वाली पार्टी ने इसका पालन कर दिया था। तो बस इतना याद रखिएगा
क्यों ज़रूरी है अब समझिए, क्योंकि नोटिस देना एक कंडीशन प्रेसिडेंट था और प्लेंटिफ कंडीशन प्रेसिडेंट को प्लीड नहीं करता है बाई चांस, तो यह प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। वो अपन पूरा जो हो जाएगा ना ऑर्डर 6, तब अपन को क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी होंगे आगे चल के, जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सभी क्लियर होंगे। क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो अमेंड करने का ऑप्शन है कि नहीं, वो अगर आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो रूल 6 हमारे क्लियर होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ना हो तो मेरे को बताना। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ऑर्डर्स 6 चल रहा था CPC का, और अपन रूल 6 तक तो क्लियर कर चुके हैं। आज अपन रूल 7 पे बात करने वाले, जिसमें बात की गई है फेरबदल के बारे में। कि यानी कि आपने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट में आपने कुछ बोला है कि मेरे को 50 लाख रुपए सामने वाले को मैंने उधार दिए थे, मेरे को वो चाहिए, ठीक है। प्लेंट में आपने ये बोला है, और बाद में आप अपनी कोई स्टेटमेंट को चेंज कर देते हो या फिर ओरल स्टेटमेंट दे देते हो कोर्ट में कि नहीं, मैंने 50 लाख रुपए उसको उधार नहीं दिए थे, मैंने उसको 50 लाख रुपए जो दिए थे वो तो गिफ्ट दिया था। तो अपनी ऐसी स्टेटमेंट को आप चेंज करते हो, या फिर कोई बाद में कोई स्टेटमेंट देते हो कोर्ट में फाइल करते हो कि नहीं, मैंने 50 लाख रुपए उधार नहीं दिए थे, मैं तो उसको गिफ्ट किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ें आप बोलोगे तो उनको अपने केसेस में आगे जोड़ते हो, तो उनको आप नहीं जोड़ सकते, तभी जोड़ सकते हो जब आप कोर्ट से उसकी परमिशन ले लोगे, ठीक है। अब समझो क्या है, रूल 7 हमारा क्लियर कहता है कि कोई भी पार्टी, या तो वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, ठीक है, अपनी प्लीडिंग में कोई नया क्लेम या फिर कोई नया फैक्ट नहीं जोड़ सकता है जो उसकी पहली प्लीडिंग से टकराता हो, असंगत हो, कॉन्ट्राडिक्शन करता हो। पहले आप बोल रहे थे कि भाई 50 लाख रुपए तुमने उधार दिए हैं बी वाली पार्टी को, ठीक है, और बाद में बोलो नहीं, 50 लाख रुपए जो मैंने दिए थे वो एक लोन नहीं था, वो तो मैंने उसको गिफ्ट किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना भाई। पहले आप बोल रहे लोन दिया था सामने वाली पार्टी को, अब बोल रहे गिफ्ट है, तो ये दो स्टेटमेंट चेंज हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना एक दूसरे में। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ पॉइंट बोलते भी हो, सेकंड स्टेटमेंट देते हो, तो उसमें तो आपको कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियरली लिखा है, यदि कोई नई बात आप जोड़ते हो तो उसे पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, अमेंडमेंट कराना चाहते हो तो, ठीक है। और आगे समझो क्या है कि पहली बार जो प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में आपने लिखा है उससे अलग कोई नई बात, उल्टी बात, कॉन्ट्राडिक्शन सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको कोई नया बात जोड़ना है तो आपको अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन ऑर्डर 6 रूल 17 से कोर्ट की इजाज़त लेनी होगी कि हम ऐसा अमेंडमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि भाई तुम जो जज है वो तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना भाई, 50 लाख बोल रहे लोन दिया है, बाद में बोल रहे दान किया है, तो भाई जजमेंट किस पे देना है, क्या है। तो ये सब नहीं चलेगा, आपको जो करना है वो कोर्ट को बता के करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा है कि मेरे को 50 लाख उधार सामने वाले को दिए, ठीक है, लेकिन बाद में प्लेंटिफ ने अपनी अमेंडेड कोई प्लेंट उसने दाखिल किया, अमेंड करना है, ठीक है, या फिर कोई ऑरल स्टेटमेंट देता है कोर्ट में, डायरेक्ट बोल देता है नहीं 50 लाख दान दिए थे मैंने, कोई ऑरल स्टेटमेंट का आता है, उसमें कहता है प्रतिवादी ने जो 50 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर दिए थे, ना कि उधार। यह उलट बयान, कॉन्ट्राडिक्शन, डिपार्चर है। बिना अमेंडमेंट के ऐसा बदलाव कानून मना करता है और ये ऑर्डर 6 के रूल 7 का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हमारा रूल 7 क्लियरली ये कहता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्राडिक्शन बात बोलते हो, जो आपने प्लेंट में कुछ और कही थी, बाद में कुछ और कह रहे हो, लेकिन उसको बदलना चाहते हो, ठीक है, या फिर बदल के कुछ और कह रहे हो आप कि नहीं 50 लाख नहीं थे, वो तो दान था। तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें अगर आप ऐड करते हो तो आपको उस केसेस में कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना याद रखना इसमें कि यहाँ पे कोई भी बात जो बाद में ऐड की जा रही है वो पहली वाली बात से कॉन्ट्राडिक्स कर रही है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ऐड करने से पहले कोर्ट से पूछ लेना है, ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर कोई बात विपरीत जा रही है पहली वाली बातों के, तो आपको कोर्ट से पूछ के ही उसको अमेंड करना होगा, ठीक है। अब इतना रूल 7 हमारा क्लियर होता है, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ऑर्डर 6 अपना चल रहा था, अपन रूल 8 आज समझने वाले हैं। 7 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, देखना चाहो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज अपना रूल 8 बात करता है कि डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से इनकार से संबंधित नियम है कि जब भी आप कोई प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट तैयार करते हो तो उसमें डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में ये बात करता है। समझिए क्या है कि यदि कोई पार्टी, वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, अपनी प्लीडिंग में यानी कि प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट
का उल्लेख किया गया हो, किसी पार्टी ने किया हो या प्लेंट ने किया हो, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, ठीक है, और दूसरी पार्टी क्या है, उसका सिर्फ सामान्य तरीके से इनकार करती है, मतलब सिर्फ इतना कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार करता हूँ। अब इस इनकार करने से, यानी कि जो आपने लिखा है कि मैं इससे इनकार करता हूँ, तो कोर्ट इसका मतलब क्या समझे, वो ये रूल कहता है कि कोर्ट उसका मतलब क्या लेगा। ये कन्फ्यूज़न बाद में पैदा ना हो कि कोर्ट इस चीज़ों को मतलब क्या लेगा, तो इसलिए पहले ही क्लियर कर लिया गया रूल में डाल के कि अगर आप ऐसा लिख देते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार करता हूँ, तो इस इनकार का मतलब क्या निकलेगा कि क्या आप इसकी एग्जिस्टेंस से मना कर रहे हो या फिर आप इसकी अवैधता से रिलेटेड बात कर रहे हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन मैं उसको अवैध मानता हूँ। मैं तो ये बात बोल रहा था। बाद में क्वेश्चन उठता है कोर्ट में कि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं इससे मना कर रहा हूँ, मैं इसको अवैध मानता हूँ, डिपेंडेंट बोलता है, तो कोर्ट बोलेगा कि हमने तो समझा था, तुम ये बोल रहे हो कि इसका एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस ही नहीं करता था। तो ये कन्फ्यूज़न पैदा ना हो कि बाद में कोर्ट बोले कि हमें लगा तुम ये बोल रहे थे या फिर हमें लगा कि तुम अवैध या लफुल बोल रहे थे, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये पहले ही डाल दिया गया है कि अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो हम उसका मतलब यही लेंगे कि इसका अस्तित्व से इनकार कर रही है पार्टी, ना कि अवैधता और वैधता से। ठीक है, समझ रहे हो? समझो दोबारा, इसी तरह हो गया। इससे केवल इतना माना जाएगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट के होने की घटना से इनकार कर रही है, मतलब भी उसकी इनकार कर रहा है ना, मतलब वो होने, रुको ना 2 सेकंड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के होने से इनकार कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैधता और कानूनी मान्यता से नहीं। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में यह कहता है कि मैं संविदा से इनकार करता हूँ। प्लेंटिफ मान लेते हैं, डिफेंडेंट का भी छोड़ दो, कि प्लेंटिफ अपने रिटर्न प्लेंट में कहता है कि मैं इस संविदा से इनकार करता हूँ, तो कोर्ट इस इनकार का मतलब क्या समझेगा? समझिए, कोर्ट यह मानेगी कि वह पक्ष अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के केवल अस्तित्व से इनकार कर रहा है। कोर्ट इतना ही समझेगी, ये नहीं समझेगी कि आप उसकी वैधता से मना कर रहे हो, कि वो वैध नहीं था, इनवैलिड था, अनलॉफुल था। तो कोर्ट ये नहीं समझेगी जब तक आपने अपनी प्लीडिंग में क्लियरली ये मेंशन नहीं कर दिया होगा। प्लीडिंग में आपने जब तक स्पष्ट नहीं कह दिया हो कि भाई मैं इसको इनवैलिड मानता हूँ, मैं इसको अनलॉफुल मानता हूँ, तब तक आप क्लियरली नहीं कह दोगे अपनी प्लीडिंग में, तब तक हम यानी कि कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस से अस्तित्व से ही इनकार कर रहा है सामने वाली पार्टी, यही समझेगी। इतना समझ लीजिएगा, ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है। अब आगे समझो कि नॉट, इसलिए यदि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वैधता लीगलिटी पे क्वेश्चन करता है कि भाई मैं तो उसको अवैध मानता हूँ, इनवैलिड मानता हूँ, लॉफुल मानता हूँ, चुनौती देता है, तो उसे यह बात अपनी प्लीडिंग में स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ इतना लिखोगे, कहाँ गया, मैं इसे इनकार करता हूँ, तो कोर्ट उसका मतलब ये लेगा कि आप उसके अस्तित्व से मना कर रहे हो। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी आगे चल के। अब समझो यह क्यों बनाया गया है सेक्शन। समझिए कि समस्या क्या थी कि प्लीडिंग में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करता है तो दूसरी पार्टी अक्सर एक लाइन में अपना जवाब दे देती है, और जवाब क्या होता है, मैं इससे इनकार करता हूँ। तो अब ये इनकार किस बात का है, ये क्वेश्चन उठता है कोर्ट के सामने। अब जज को क्या करना पड़ेगा भाई, तो क्या वह कह रहा है कि वह अनुबंध कभी हुआ ही नहीं था, यानी कि वो एग्जिस्टेंस से मना कर रहा है। अब ये क्वेश्चन कोर्ट के माइंड में उठेंगे ना, तो ये 2 क्वेश्चन, कोर्ट पागल ना हो इस वजह से ये क्वेश्चन, ये रूल डाले गए हैं। ठीक है, कि वह क्या कह रहा है कि अनुबंध तो हुआ लेकिन वो कानून के रूप से वैध नहीं है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता था किसके, जज के माइंड में, और मुकदमे की प्रक्रिया उलझ जाती थी। तो इसलिए ये रूल डाला गया है ताकि ये कन्फ्यूजन कभी पैदा ही ना हो। और रूल 8 में यह समाधान आया है, इसका समाधान कि अगर कोई पार्टी सिर्फ इनकार करती है कि मैं इनकार करता हूँ संविदा से, कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसे सिर्फ यह माना जाए कि वो संविदा से इनकार कर रहा है, ना कि उसकी वैधता और कानूनी स्थिति से। तो ये हमारा रूल 8 सिर्फ इतना ही कहता है कि डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कोई पार्टी बोलती है तो उसके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से इनकार कर रहा है, सिर्फ इतना ही माना जाएगा, ना कि उसकी वैधता
इनवैलिड और अनलॉफुल ना कि ये समझेगा। अगर आपको इनवैलिड और अनलॉफुल के ऊपर क्वेश्चन बताना है तो आपको स्पष्ट रखना होगा कि मैं जो सामने वाली पार्टी ने जो मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का जो बात की है वो मैं उसे इनवैलिड मानता हूँ या फिर मैं उसे अनलॉफुल मानता हूँ। ये आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप स्पष्ट नहीं लिखोगे तो हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व से मना कर रहे हो। ये हमारा रूल 8 था। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 6 और रूल 9। ठीक है, 8 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 9 हमारा क्या कहता है कि दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में अपनी प्लीडिंग में लिखते हो, बनाते हो, प्लीडिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, समझिए क्या है मैटर, तब क्लियर होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ऐसा है जिसका कंटेंट यानी कि जो उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट में मुकदमे के लिए, आपके केस के लिए महत्वपूर्ण है, तो जब भी आप प्लीडिंग करोगे अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर उसके किसी भाग को, यानी कि कोई एक कंटेंट, कोई एक लाइन, कोई एक क्लॉज हो गया, तो वो सब भी नहीं लिखना या फिर पूरा डॉक्यूमेंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका अर्थ बता देना है आपको, यानी कि प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या निकलेगा वो संक्षिप्त में कोर्ट को बता देना है। उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा होगा हर चीज़ कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है सिर्फ ये बताना है कोर्ट को, क्योंकि पूरा बता दिया तो भाई सामने वाली पार्टी को सब पता चल जाएगा। ये तो एविडेंस हो गया ना कि कोर्ट के वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, ये तो एविडेंस हो गया ना। जब आप प्लीडिंग में ही सब जब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे तो तभी अगर तुमने पार्टी को बता दिया तो फिर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बचेगा ना भाई। तो यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि जब भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लिखना है, उसके कंटेंट को लिखना है, तो आप ना तो पूरा कंटेंट लिखोगे ना ही उसका कोई भाग पूरा लिखोगे, सिर्फ उसका अर्थ आपको बता देना है कि ये चीज़ कैसे साबित होगी। मतलब कि यह है कि उस डॉक्यूमेंट से क्या साबित होता है, उसका प्रभाव, अर्थ क्या निकलेगा, ये चीज़ आपको उसमें लिखनी है प्लेंट में। पूरे डॉक्यूमेंट की कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि यहाँ भाग कहाँ है, ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट या फिर उसका कोई भाग, यहाँ भाग शब्द उपयोग हुआ है, इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंट का कोई पैराग्राफ, कोई एक लाइन हो गया, कोई एक पैराग्राफ हो गया, कोई एक क्लॉज हो गया या पूरा सेंटेंस हो गया, कोई, इनको कोट करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसके एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं लिखने हो। एक्सेप्शन है ये, तो वो पढ़ेंगे अपन, इसमें भी एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए, एक्सेप्शन है कि जब एग्जैक्ट वर्ड लिखना ज़रूरी होगा, कब होगा वो देखो कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट शब्द, प्रिसाइज वर्ड ज़रूरी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई विशेष क्लॉज आपको बताना है, सामने वाली पार्टी को लिखना ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है, तो तब उसे एग्जैक्ट वर्ड प्लीडिंग में लिखना होगा आपको। यानी कि मेन इशू ही वो ये है भाई कि तुमने 50,000 रुपये लिए थे या नहीं लिए थे, इशू तो यही है ना। फिर उस केसेस में आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल लिखो भाई, लिखना क्या है, देखो जी अपना पास एग्जाम्पल, प्लेंटिफ का दावा है कि प्रतिवादी ने 50,000 रुपये उधार लिए थे, 30 दिन में लौटाने का वादा किया था। उसके पास एक लिखित प्रोमिसरी नोट भी है जहाँ पर प्लीडिंग में सिर्फ यह लिखना काफ़ी है कि प्रतिवादी ने 1/1/24 को 50,000 उधार लिए और लिखित वचन दिया कि वह 30 दिन में चुका देगा। यहाँ पूरा प्रोमिसरी नोट वर्ड बाय वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कब आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखने पड़ेंगे उसका भी एग्जांपल है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखा था कि भुगतान किसी भी कटौती के बिना किया जाएगा। जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें लिखा था कि आपको भुगतान बिना कोई कटौती करे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब विवाद यही है कि क्या ये शब्द कॉन्ट्रैक्ट में थे भी या नहीं थे। फिर तो भाई ये मैटर तो वही हो गया ना, फिर तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में इन शब्दों को एग्जैक्ट वर्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेन इशू तो यही है कि ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट में थी भी या नहीं थी। तब आपसे ये काम नहीं चलेगा कि आप उसके अर्थ को लिख दो कि भाई हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है उसमें ये अर्थ निकलता है।
ये हमारे पास एविडेंस है, हम इसको प्रूफ करेंगे। इसलिए यहाँ पे की बात की गई है कि महत्वपूर्ण है, केस के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप उसको प्लीडिंग में ही बता दोगे, रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट में ही बता दोगे, तो सामने वाली पार्टी को सब पता चल जाएगा, फिर वो तैयार हो जाएगा भाई। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मैटर था। इसका थोड़ा और सिंपल समझ लो कि पूरा डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत का मतलब क्या है भैया। प्लीडिंग में यानी कि प्रिंट और रिटन स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट, हर क्लॉज, हर लाइन, एग्जैक्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लीडिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना बताना होता है कोर्ट को कि डॉक्यूमेंट से क्या साबित होगा, उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, अर्थ क्या निकलेगा, ना कि डॉक्यूमेंट की पूरी रीडिंग कोर्ट को कराना। इससे क्या है पर्पज़, देखो भाई, कि रीडिंग को कंसाइज रहे, संक्षिप्त में रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो जब भी आप प्लीडिंग करोगे तो। ठीक है, कोर्ट को पता चले कि डॉक्यूमेंट की पूरी कानूनी प्रभाव क्या है, कोई बिना कोई फालतू ना पढ़ना पड़े किसी को। ठीक है, थर्ड क्लॉज हमारा कहता है कि लेकिन अगर शब्द खुद ही विवाद का विषय हैं, जैसे कि ये वाला एक्सेप्शन, तो आपको पूरा वर्ड लिखना ज़रूरी होगा अपने प्लीडिंग में, जब भी आप पेलेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखते हो तो भैया ये हमारा रूल 9 सिर्फ इतना ही कहता है कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोर्ट को जानकारी देनी है, कंटेंट बताना है, तो आपको पूरा कंटेंट को डॉक्यूमेंट का लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मेन इशू ही उस कंटेंट के ऊपर ना हो, सामग्री जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखी है, कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूल 9 क्लियर होता है। सीपीसी का ऑर्डर 6 का रूल 10 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रूल 10 हमारा बात करता है कि दुर्भावना या फिर ज्ञान आदि के आरोप। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। वो अपन इसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ कि हमारा रूल 10 क्या बात करता है। अगर आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में किसी व्यक्ति के मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि कोई दुर्भावना, धोखेबाजी का इरादा, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज, कोई मानसिक स्थिति लिखनी ज़रूरी है अपने केस के लिए प्लीडिंग में, तो आपको सिर्फ यह आरोप लगाना काफ़ी होगा कि भाई सामने वाले का जो दुर्भावना का इंटेंशन था, उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का था, उसको इस चीज़ की नॉलेज थी, या फिर वो पागल था। ये सभी चीज़ें आपको सामने वाले एलिगेशन लगाना है। तो उस केसेस में आपको अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लीडिंग में सिर्फ उस आरोप को लगाना काफ़ी होगा जो जे आरोप दिए हैं। अब इसका पूरा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, वह सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को बताने या लिखने की ज़रूरत नहीं है जिससे ये साबित होगा। समझो भाई, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि केस हमारा है एक डेफामेशन सूट का। प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में लिखता है कि डिफेंडेंट ने दुर्भावना से झूठा आरोप लगाए। ठीक है, इतना लिखना प्लीडिंग में पर्याप्त है। उसे यह नहीं लिखना है कि डिफेंडेंट ने दुर्भावना से इसलिए कहा क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है, या उसने फला दिन ऐसा बोला था, फला कारण से गुस्सा था। ये सभी आपको एविडेंस के टाइम पे लिखने, स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है भैया। जो पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाएगा अभी मैटर क्या है। सिर्फ आप इतना लिख दिए उसका इरादा दुर्भावनापूर्ण था, बस हो गया काम। अब ये नहीं लिखना दुर्भावनापूर्ण क्यों था, किस लिए था, कब था, कब से स्टार्ट हो। ये भाई एविडेंस के टाइम पे क्या करोगे, फिर कहानी देखोगे क्या? तो ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ उसका एक तरह से एक हेडिंग लिख दीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको स्टार्टिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में सिर्फ ऊपर का बताया जाता है कि हमारा मैटर ऐसा है, ये प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया। अब जज जहाँ पे बैठा है अब वो दोनों के देखेगा, प्लेंट देखेगा, रिटन स्टेटमेंट देखेगा, अगर केस ठीक है तो आगे सुनवाई चलेगी। तो स्टार्टिंग में ही कहानी नहीं है। अब ये करा क्यों जा रहा है समझिए, इसका इंटेंशन, उसका ऑब्जेक्ट समझिए रूल का, कि प्लीडिंग को संक्षिप्त में करना, स्पष्ट करना। भाई तुम कथा पूरी स्टार्टिंग में लिख दोगे कि उसका इंटेंशन दुर्भावपूर्ण था, अब क्यों था ये भी लिख दिया, कब से था ये भी लिख दिया, वो मुझसे नफरत करता ये भी लिख दिया। भाई इससे स्ट्रेच होगा आपका जो केस है, बढ़ेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। तो इसको संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से रखने के लिए कोर्ट का ये रूल डाला गया है सीपीसी में। ठीक है, कोर्ट को यह बताना कि आपके अनुसार दुर्भावना या फिर नॉलेज थी, बाकी उसे साबित करने के लिए एविडेंस बाद में देंगे। ठीक है, सिर्फ बताना काफ़ी होगा कि ऐसा ऐसा हुआ, और एविडेंस के तौर पे आपको बाद में एक कहानी बतानी पड़ेगी। ये समरी मैंने लिख दी है कि अगर पूरा रूल का इंटेंशन क्या है।
मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज आदि को प्लीडिंग में सिर्फ एक फैक्ट की तरह लिखा जा सकता है, पूरा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में एविडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो उठेंगे ना कि ध्रुवापना पूर्ण इंटेंशन सामने वाले का था तो कैसे था, तब आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में अपनी पूरी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो रूल हमारा 10 क्लियर होता है, यहाँ पर कुछ वैसे नहीं था। प्लीडिंग आपको याद रखनी है, प्लीडिंग में हमारा प्लांट रिटर्न दोनों आते हैं। मन की स्थिति लिखनी हो, इंटेंशन लिखनी हो, सामने वाले की नॉलेज थी नहीं थी, मानसिक स्थिति लिखनी हो, तो आपको सिर्फ उनके आरोप लगाना काफ़ी होगा, उनकी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रूल 10 हमारा क्लियर होता है। रूल 11 पर चलते हैं। ठीक है, रूल 11 हमारा बात करता है सूचना के बारे में। सूचना मतलब कि नोटिस। समझिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दिए जाने का आरोप लगाना है, मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दिए जाने का आरोप लगाना ज़रूरी है, जैसे कि कोई फैक्ट बताना था, कोई लीगल नोटिस भेजा था, टर्मिनेशन नोटिस था, तो आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लांट और रिटन स्टेट में बस इतना लिखना पर्याप्त है कि नोटिस दिया गया था। ठीक है, नोटिस से रिलेटेड कोई पॉइंट है अपनी प्लीडिंग में लिखना है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि नोटिस ऐसा ऐसा दिया गया था। आपको नोटिस का पूरा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं कि नोटिस में क्या क्या लिखा था, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लांट में। या फिर वह नोटिस कैसे दिया था आपने, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट कैसा था, कैसे दिया था, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नोटिस दिया था इतना काफ़ी होगा लिखने के लिए प्लांट अटैचमेंट में। अब एक्सेप्शन है भैया, कब लिखोगे, यानी कि ये कंटेंट आपको कब लिखना पड़ेगा। समझिए कि अगर नोटिस की एग्जैक्ट लैंग्वेज, प्रिसाइज टर्म्स ही केस का इशू है, मुद्दा है, भैया क्वेश्चन उठ रहा है कि नोटिस 5 तारीख को दिया नहीं गया था, मुझे सामने वाला मना कर रहा है, तब तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया 5 तारीख को दिया था, ये लिखा है उसमें प्लेंट में, उसमें सॉरी नोटिस में, इस पॉइंट पर लिखा था, इस नंबर पर लिखा था, तो तब आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट वर्ड, जब वो इशू खुद ही हो। सेकंड समझिए कि नोटिस का फॉर्मेट विवाद का विषय है। नोटिस किस फॉर्मेट में था, कौन सी चीज़ लिखी थी या नहीं लिखी थी, यही एक इशू है। तब तो आपको भाई पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा नोटिस का। अब मुद्दा ये हो गया कि आपको 50,000 रुपये मांगने के लिए, 5,000 रुपये मांगने के लिए मैं नोटिस भेजा था, उसमें क्लियर लिखा था कि 10 तारीख को आपको पेमेंट देना है। अब सामने वाली पार्टी डिनाई करती है, नहीं ऐसा कुछ हम था ही नहीं, तब आपको ये कंटेंट, अपने नोटिस वाले कंटेंट को लिखना पड़ेगा, तारीख बतानी पड़ेगी, 10 तारीख लिखी थी। तो ये सभी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तब बतानी है जब उस पर एक मुद्दा बनता है कोर्ट में, तभी आपको ये चीज़ें कंटेंट लिखना पड़ेगा, अन्यथा आपको कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता देना कि नोटिस दिया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा किस परिस्थिति में नोटिस इन्फर्ड हुआ, यानी कि समझिए इन्फर्ड मैंने लिख दिया नोटिस इन्फर्ड, जो कोई नहीं समझ में आए तो मैं लिख देता हूँ भाई कि अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। जब सीधा नोटिस नहीं दिया जा सकता तो परिस्थितियों से साबित होता है कि नोटिस दिया गया था, तो फिर आपको पूरी डिटेल प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा इंटेंशन। वो अब इसका एग्जांपल भी समझ लो कि नॉर्मल सिचुएशन है कि प्लेंट में लिखा है कि वादी ने प्रतिवादी को 1/24 को 15 दिन का नोटिस दिया था, इतना लिखना पर्याप्त है। पूरा नोटिस की प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि 1 तारीख को 15 दिन का नोटिस दिया गया था, ये लिखना पर्याप्त था। अब एक्सेप्शन हमारा क्या है कि अगर इशू, विवाद ही यह है कि नोटिस में लिखा था कि भुगतान नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा, ये नोटिस में क्लियर लिखा था, तो आपको प्लीडिंग में नोटिस के प्रिसाइज शब्द भी लिखने होंगे। आया समझ में? तो ये हमारा रूल 11 है। रूल 10 और 11 दोनों मैंने इसमें करा दिए हैं क्योंकि ये जल्दी ख़त्म करना है। और रूल का उद्देश्य, पर्पस समझिए कि प्लीडिंग को संक्षिप्त में कंसाइज रूप से लिखना, कोर्ट को बताना कि नोटिस दिया गया था, बाकी कंटेंट एविडेंस के तौर पे प्रूव किए जाएंगे बाद में, स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग में इशू बन जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नोटिस शब्द ही विवाद का विषय है तो उन्हें डिटेल में बताना ज़रूरी होगा। तब आप जो प्लीडिंग करोगे उस टाइम पे ही आपको ये सब लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा रूल 11 भी क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करना। सीपीसी का ऑर्डर 6 और रूल 12 पे। ठीक है, रूल 12 हमारा बात करता है कि विवक्षित संविदा और संबंध के बारे में, यानी कि एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और या फिर रिलेशन के बारे में। अब ये स्टार्टिंग से क्लियर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कठिन भी कह सकते हो,
प्रॉपर मैं इसको समझा के रहूँगा, ठीक है। तो चलते समझते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर किसी व्यक्ति के बीच का संबंध है, वो एक्चुअली में क्या है, एक्सप्रेस नहीं बताया गया है आपकी प्लीडिंग में, ठीक है, बल्कि पत्रों, लेटर्स या फिर लोगों के जो व्यवहार है या फिर उनके बीच जो बातचीत है या परिस्थितियों से इम्प्लाइड रूप से या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था या ऐसा रिश्ता था। यानी कि कोई व्यक्ति आपस में लेन देन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका बीच में ऐसा कोई रिटर्न या लिखित में ऐसा कोई भी उनके बीच में ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, जिससे ये साबित हो जाए कि आप हमारे सेलर हो या आप हमारे परचेसर हो। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपसे हमारा रिश्ता क्या है, जैसे कि आप सेलर या बायर हो, परचेसर हो, क्या हो, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो भाई बंदा लिखेगा क्या अपनी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में? उस केसेस में आपको जो संबंध आपका है, आपको लगता है कि हमारा बायर का संबंध है तो आप वो लिख दीजिए, और सेलर का संबंध है तो आप सेलर हो तो आप सेलर लिख दीजिए। लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो सेलर बोल रहे हो कि मैं उसका मेरा संबंध उससे सेलर का है, तो वो संबंध आपका सेलर से कैसे है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका संबंध जो है एक लेटर से चल रहा है आपका बिजनेस, कि वो मेरे को लेटर भेजता है 5 बोरी भेज दीजिए, तो मैं यहाँ से 5 बोरी भेज देता हूँ, तो ये लेटर से पूरा रिलेशन चल रहा है। तो ना आप हर लेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस केसेस में आपको प्लांट में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उनका रिलेशन है, वो बंदा उसकी दुकान पे आता है, वो सामान लेके चला जाता है, रोज़ कैसे ही चलता है उसका, उसके बीच में जो एक विक्रेता और क्रेता का संबंध है, रोज़ आता है और सामान लेके चला जाता है। उसके व्यवहार से ये लगाया जा रहा है कि वो विक्रेता है और हम क्रेता हैं। तो आपको ये सभी व्यवहार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बातचीत आप लोगों के बीच में होती है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, किस परिस्थितियों में आपके बीच में ऐसा रिलेशन बना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसका नाम लिखना है कि आप कौन हो, आप मैं विक्रेता हूँ, मैंने सामान बेचा और सामने वाले ने क्रेता, उसने सामान खरीदा, उतना लिखना ज़रूरी होगा। जबकि आप जानते हो कि आपके बीच में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जैसे आप साबित कर सको, लेकिन आपके पत्रों या फिर आपके व्यवहार, बातचीत या फिर परिस्थितियों से ये साबित हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें एविडेंस में दिखानी पड़ेंगी। एविडेंस के टाइम पे स्टार्टिंग प्लान तैयार करते टाइम आपको ये सब नहीं लिखना, उस टाइम पे आपको सिर्फ अपना रिलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो प्लीडिंग प्लांट या रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बताना काफ़ी है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में था या फिर ऐसा रिलेशन हमारे बीच में है या था, ये सब लिखना है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर लेटर को, हर कन्वर्सेशन को, हर सरकमस्टांसेस को की डिटेल उसमें लिखी जाए, ठीक है। अब एग्जांपल से और जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट हमारे बीच में नहीं है, कोई पार्टी है ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है, इनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। मोहन रोज़ दुकानदार रमेश से सामान लेता था, पेमेंट करता था और मोहन बल्क में सामान खरीदता और गांव की में बेचता था। अब रमेश ने कभी इनकार नहीं किया और मोहन को होलसेल रेट पर ही सामान देता रहा, ठीक है। अब कोर्ट में क्या कहा जाएगा? मोहन अपनी प्लीडिंग में कहता है कि मेरे और रमेश के बीच में बायर और सेलर का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था। सीधी बात, इतना ही तो कहा जाएगा, ठीक है। मोहन को अपनी प्लीडिंग में हर दिन की बातचीत को, हर पेमेंट की डिटेल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है भैया, ठीक है। सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप कौन हो और आपका रिलेशन क्या है, ठीक है। ये कहानी आप बाद में बता देना जब आपका सूट स्टार्ट हो जाएगा, जब एविडेंस पेश किए जाएंगे, भैया कैसे संबंध है आपका, आप बताइए कैसे पेमेंट लेते थे, कैसे लेते थे, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, तब भाई ये आपको बताना है एविडेंस में। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि भैया अल्टरनेट प्लीडिंग क्या मतलब है, कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इन परिस्थितियों से नहीं बल्कि दो या ज़्यादा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलेशन भी माने जा सकते हैं, तो वह उन्हें एक अल्टरनेटिव में लिख सकता है। मान लीजिए जो प्लांट या रिटर्नमेंट फाइल कर रहा है उसको लगता है कि कोर्ट इसके दो मतलब निकाल सकता है, मेरे को विक्रेता मान सकता है या फिर मेरे को सेलर विक्रेता है, सेलर सॉरी एक ही होते हैं, क्रेता मान सकता है। तो ये क्वेश्चन ना उठे इसलिए जो मैं बताता हूँ आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लो प्लेंटिव के पास डिफेंडेंट के साथ सीधा
लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार और बातचीत से दो बातें साबित होती हैं, स्पष्ट होती हैं कि पॉसिबिलिटी 1 है कि डिफेंडेंट को उसका एजेंट मान ले, पॉसिबिलिटी 2 होती है कि डिफेंडेंट को उसका बायर मान ले। तो ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कौन सा मान ले? तो जब आप प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल करोगे उस टाइम पे ही आप क्लियर कर दो कि कोर्ट भाई तुम्हें एजेंट नहीं समझ ले, कोर्ट तुम्हें कहीं बाहर नहीं समझ ले। तो इसलिए अब प्लेंटिव को यह नहीं जानता कि कोर्ट किसे मान लेगी। प्लेंटिव को नहीं पता है कि भाई तुम वो आपको एजेंट मान ले या फिर बायर मान ले, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसलिए प्लेंटिव क्या कर सकता है, वह अपने प्लेंट या अल्टरनेटिव में लिख सकता है कि डिफेंडेंट और मेरा एजेंट का संबंध है, और अगर एजेंट नहीं था तो बायर का संबंध है। वो खुद कंफर्म नहीं है मान लीजिए, तो आप पहले ही क्लियर कर दो कि मेरा एजेंट का संबंध है, एजेंट नहीं है तो मेरा बायर है वो, ताकि जो कोर्ट है सही डिसीजन ले सके, सही मुद्दे पे पहुंच सके एक्चुअल में बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, अगर बंदा ही अल्टरनेटिव प्लीडिंग करना चाहता है कि मेरा यहाँ तो बायर का संबंध है या फिर एजेंट का संबंध है, तो वो आप क्लियरली लिख देना। ठीक है, अल्टरनेटिव के रूप में इसे कहते हैं अल्टरनेटिव प्लीडिंग, यानी दोनों बातों को विकल्प अल्टरनेटिव के रूप में प्लीड करना। उद्देश्य समझिए, प्लीडिंग को छोटा और स्पष्ट बनाना, कोर्ट को बताना कि आपके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बाकी डिटेल आपको एविडेंस में प्रूव करनी होगी। अल्टरनेटिव प्लीडिंग की अनुमति देना ताकि जस्टिस प्रभावित ना हो। तो ये हमारा रूल 12 था। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके बीच में कोई रिलेशन है तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ उतना ही बताना है, और साबित कैसे होगा ये चीज़ आपको एविडेंस के तौर पर बतानी पड़ेगी बाद में। स्टार्टिंग में ये सब घुसड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके बीच में क्या रिश्ता है, और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्या है, वो सब आपको स्टार्टिंग में सिर्फ उतना ही लिखना होगा, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं रूल 13 पे, ऑर्डर 6 CPC का, और रूल हमारा 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। रूल 13 हमारा बात करता है कि विधि की अवधारणाएं, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ प्रिज्यूम करेगा क्या भैया। चलिए समझते हैं कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसे कानून खुद मानता हो, लॉ खुद प्रिज्यूम करता हो, या जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी के ऊपर हो, तो आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि दूसरी पार्टी उसे स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर दे। भैया बहुत अच्छा एक रूल है ये, समझो। एग्जाम्पल से समझो, क्लियर होगा कि मान लो रमेश ने सुरेश के नाम पर 10,000 रुपये का चेक दिया। रमेश ने सुरेश के नाम, ठीक है, रमेश ने दिया है सुरेश को, ठीक है, इतना याद रखिएगा, चेक दिया है। अब रमेश पैसे मांगने कोर्ट गया। ठीक है, लॉ यहाँ पे क्लियरली प्रिज्यूम करता है, जब आप नेगोशिएबल पढ़ोगे, ठीक है, कि चेक हमेशा किसी भुगतान के बदले में दिया जाता है। नॉर्मली तो नहीं दिया जाता है, वैसे ही पकड़ा दो हाथ में, कोई आपके पर कोई वर्डन होगा, पैसा निकल रहा होगा, इसलिए तो आपने चेक दिया होगा, ये प्रिज्यूम करता है लॉ। ठीक है, इसलिए रमेश को अपनी प्लेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने रमेश को सामान बेचा, कोई सर्विस दी, इसलिए उसने मुझे चेक दिया। ये सब कथा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब आपको ये कथा लिखनी पड़ेगी, अगर सुरेश कोर्ट में कहे कि मैंने चेक बिना किसी वजह से, बिना किसी कंसिडरेशन के दिया है सामने वाले को, तब रमेश को प्रूफ करना होगा कि भैया कंसिडरेशन तो था, हमने काम किया था, फोकट में नहीं मिला है, तुमने हमें चेक नहीं दिया है। तो ये सब आपको कथा तब लिखनी है जब सामने वाला डिनाई कर दे। हम बोल रहे हैं कि मैंने सामने वाली पार्टी से 5,000 रुपये उसको दिए थे। ठीक है, सामने वाली पार्टी डिनाई कर दे, मान ली मैंने 5,000 रुपये लिए ही नहीं है, तब आपको अपना प्लेंट में लिखना पड़ेगा कि भैया हमने तो दिए हैं। ठीक है, तब स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते तब तक आपको नहीं लिखना है उस चीज़ को, जब तक लॉ प्रिज्यूम करता हो, यहाँ पे सामने वाली पार्टी के ऊपर बर्डन हो। ठीक है, अब समझो रूल का ऑब्जेक्ट समझिए भैया, क्या कहता है कि प्लीडिंग को छोटा करना और क्लियर रखना, पार्टी को ऐसी बातों से बचाना जिन्हें लॉ खुद प्रिज्यूम करता हो, खुद मानता हो कि भैया वो सच है। प्रिजम्पशन पढ़ोगे ना, एविडेंस में पढ़ा होगा वैसे तो, अगर लॉ कर रहे हो तो। ठीक है, प्रिजम्पशन क्या होता है, कोर्ट मान लेता है, क्लियरली कोर्ट ने कुछ सेक्शन बना के रखे हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो हम मान लेंगे कि आपके बीच में ऐसा संबंध है। अगर ऐसा ऐसा संबंध आपके बीच में कुछ होता है तो हम मान लेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कोर्ट ने पहले से डिसाइड करके रखा है। तो ऐसे ही चेक वाले केसेस में कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, उसमें क्लियरली कहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को चेक मिलता भी है, मान लीजिए पड़ा हुआ मिल जाए कहीं,
तब भी ये माना जाएगा कि उसने सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई काम किया, उस बदले में उसको चेक मिला है, ये प्रिज्यूम करता है लॉ। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कोर्ट का समय बचाना और प्रोसीजरल सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखना। समरी हमारा क्या कहता है कि जो बातें कानून खुद मानता हो उन्हें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि दूसरी पार्टी उससे स्पेसिफिकली यानी कि साफ साफ डिनाई नहीं कर देता। तो ये हमारा रूल 13 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है कि जब तक पार्टी स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर देती है, आपको अपने प्लेंट में वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जो लोग खुद प्रिज्यूम करता है या सामने वाली पार्टी के पास बर्डन है उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीपीसी का ऑर्डर 6 और रूल 14 आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूल 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखना। ठीक है, जब भी प्लीडिंग से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो जब भी कोई प्लीडिंग करोगे सीपीसी में तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है रूल 14 में कि अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। जब भी कोई प्लीडिंग करोगे तो आपको उसमें साइन करने होंगे। समझिए कि हर प्लीडिंग प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट हो पक्षकार के द्वारा या फिर उसके वकील के द्वारा, ठीक है, पक्षकार के द्वारा और उसके वकील के, तो उसके द्वारा, दोनों के द्वारा उसको हस्ताक्षर किया जाएगा। एक्सेप्शन सिर्फ कब नहीं करने हस्ताक्षर, एक्सेप्शन है कि यदि पार्टी खुद नहीं कर सकती है साइन, अगर कोई पार्टी मौजूद नहीं है, कोई अच्छा कारण उसके पास है कि वो इस कारण से नहीं कर पा रही है साइन, जिसकी वजह से वह खुद साइन नहीं कर पा रही है, तो वह उसकी ओर से कोई और व्यक्ति को जिसको वह प्रॉपरली ऑथोराइज उसने किया हो उससे प्लीडिंग पर साइन करने के लिए कह सकती है और वो साइन कर सकता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि रमेश विदेश गया हुआ है, प्लेंट फाइल करना है और उसका रमेश साइन नहीं कर सकता है क्योंकि वो बाहर गया हुआ है। उसने अपने भाई सुरेश को अथॉरिटी दी थी कि वह उसकी तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर दे। ऐसे में सुरेश उसकी प्लेंट पर साइन कर सकता है क्योंकि रमेश तो विदेश गए भैया, सुरेश को अथॉरिटी दे गए थे, वो अथॉरिटी कि वो वही हमारा सूट फाइल कर देना, तो सूट वो फाइल कर देगा। ऑब्जेक्ट इसका समझ लीजिए कि वो उद्देश्य क्या है, प्लीडिंग की अथॉरिटी सत्यता को सुनिश्चित करना, कोर्ट को पता चले कि पार्टी खुद उस प्लीडिंग के लिए जिम्मेदार है या फिर कोई और व्यक्ति जिम्मेदार है, फॉल्स प्लीडिंग को रोकना या फिर इरिस्पॉन्सिबल कंडक्ट को रोकना। ठीक है, समरी हमारा क्या कहता है, पूरा शॉर्ट फॉर्म हमारा पूरी रूल का, हर प्लीडिंग पर पार्टी और उसके वकील के साइन ज़रूरी है। अगर पार्टी साइन नहीं करती है तो कोई ऑथोराइज व्यक्ति साइन कर सकता है। हर प्लीडिंग में होगा भैया, याद रखिएगा, हर प्लीडिंग में साइन किए जाएंगे। ऑर्डर 6 सीपीसी का, ठीक है, ऑर्डर 6 का हमारा रूल 14 ये चल रहा था जिसमें बात की गई है कि नोटिस के लिए एड्रेस देना, यानी कि जब भी आप प्लीडिंग फाइल करोगे, अपनी प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे तो आपको एक वैलिड एड्रेस देना होगा ताकि आपके ऊपर समन की तामील की जा सके, कोई नोटिस हो उसकी तामील की जा सके। और अगर आप ये एड्रेस जो आप दे रहे हो वो अगर आप गलत दे दे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या हो सकता है उसके बाद में, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो आप एड्रेस प्रूफ देते हो वो किन किन चीज़ों के लिए वैलिड रहता है, जैसे कि मुकदमे के दौरान चलेगा या फिर अपील के दौरान या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में चलेगा या नहीं चलेगा, और जजमेंट के बाद क्या एड्रेस प्रूफ का क्या नतीजे निकलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कि इस एड्रेस प्रूफ को कहाँ कहाँ यूज़ होगा, अगर गलत एड्रेस प्रूफ देते हैं तो क्या नतीजे निकलेंगे, और इस एड्रेस प्रूफ को क्या क्या हमें देना ज़रूरी होता है, वो चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 14A, रूल 14A बात करता है कि नोटिस के लिए एड्रेस देना। ठीक है, तो सब रूल 1 हमारा कहता है कि हर प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करते समय पार्टी को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में कथन स्टेटमेंट देनी होती है, यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो उस फॉर्मेट में आपको एक स्टेटमेंट, एक कथन देना होता है जिसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है और उस पर रूल 14 के अनुसार आपको साइन करने होंगे। जैसा कि रूल 14 में हमने पढ़ा था कि आपको उसको वेरीफाई करना होगा, साइन उस पर करने होंगे। सब रूल 2 हमारा कहता है कि अगर पार्टी एड्रेस बदलना भी चाहती है तो उसको एक नया फॉर्म कोर्ट में जमा करना होगा जिसमें एक नया एड्रेस लिखा होगा और उसके साथ में एक वेरीफाई पिटीशन भी देना होगा। अब वेरीफाई पिटीशन क्या होता है बताते हैं अभी 2 मिनट में। इसमें सच होने की पुष्टि होती है, जैसे कि वेरीफाई पिटीशन ऐसी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र जिसमें पार्टी शपथ पूर्वक डिक्लेयर करती है, जिसमें लिखा होता है कि वह सच बोल रहा है। ठीक है, वह सच है। इसे पार्टी एफिडेविट की तरह वेरीफाई करती है, यानी इसमें लिखा जाता है कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ या कहती हूँ कि यह एड्रेस पूरी तरह से सही है और उसका गलत साबित होने पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसमें आपको ऐसा लिखना पड़ता है ताकि अगर गलत स्टेटमेंट पाई जाती है तो आपके जो ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं वो बात की बात होगी।
ठीक है। सब रूल 3 हमारा कहता है कि एड्रेस सब रूल 1 में जो दिया गया है उसे रजिस्टर्ड एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक कि इसे बदल नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये कब तक वैलिड रहेगा ये एड्रेस? ये आपके जो सूट फाइल किया है उस सूट के दौरान चलेगा, अपील में भी चलेगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी चलेगा, फाइनल जजमेंट होने के बाद 2 साल तक ये वैलिड रहेगा आपका जो एड्रेस प्रूफ है। सब रूल 4 हमारा बात करता है कि जो कोर्ट में जो आदेशिकाएँ तामील होती हैं, जैसे कि समन हो गया, नोटिस हो गया, उसे रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही भेज सकती है, जैसे मानो वह पार्टी वहीं पर रहती हो। रूल 5 सब रूल 5 हमारा कहता है कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है वो गलत है या फिर अधूरा है या फिर झूठा है, तो कोर्ट अगर वो एड्रेस प्लेंटिफ ने गलत दिया है तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगी, उस सूट को स्टे कर देगी, रोक देगी। और अगर वो एड्रेस गलत डिफेंडेंट ने दिया है तो उसका जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक आउट कर देगी, यानी कि हटा देगी, यानी ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा कोई डिफेंस लिया ही नहीं है। ठीक है। सब रूल 6 हमारा बात करता है कि अगर प्लेंटिफ का जो सूट है वो स्टे हो गया है या फिर डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो स्ट्राइक आउट हो गया है तो वे क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? वे अपना सही एड्रेस देकर कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती हैं कि वह स्टे हटवाने या फिर डिफेंस को वापस लाने की मांग उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जो रूल 6 हमारे इतना ही कहता है सब रूल 6। सब रूल 4-7 हमारे कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि पार्टी के पास वैलिड कारण था सही एड्रेस ना देने का, तो कोर्ट क्या है, जो स्टे किया था या फिर स्ट्राइक आउट उसने किया था उसको हटा भी सकती है, और जो आपका सूट है या फिर इसका डिफेंस है फिर से शुरू करने का आदेश भी कोर्ट कर सकती है। और कॉस्ट क्या है, स्टे भी कॉस्ट भी लगा सकती है अगर उसको लगता है कि आपने ऐसा को गलत काम किया है, यानी कि गलत एड्रेस दिया है, तो कोर्ट कॉस्ट भी लगा सकती है आपकी इस गलती के कारण से। ठीक है। सब रूल 8 हमारा बात करता है कि कोर्ट चाहे तो किसी और एड्रेस पर भी प्रोसेस को भेज सकती है अगर उसे ठीक लगता है तो। ठीक है, जैसे कि ऑफिस का एड्रेस हो गया, उसने और कोई एड्रेस भी दिया था तो उस पर भी समन और तामील भेज सकती है। पर्पस हमारे इस सब रूल का क्या है कि सही एड्रेस का रिकॉर्ड रखना कोर्ट को, ताकि नोटिस का सही डिलीवर हो सके सही तरीके से जिस व्यक्ति को भेजा जाना था, गलत एड्रेस भटकना ना पड़े बाद में। ठीक है। प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड बनाए रखने के लिए, ताकि सीधा डायरेक्ट जिस व्यक्ति का एड्रेस था उसी व्यक्ति को डायरेक्ट मिल सके। थर्ड हमारा पॉइंट कहता है कि पार्टी को गलत एड्रेस देने से रोकना, ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो। एग्जाम्पल हमारा समझ लेते हैं कि रमेश ने प्लेंट फाइल की और गलत एड्रेस दे दिया। कोर्ट को पता चला कि एड्रेस गलत है, कोर्ट ने उसका जो सूट है उसको स्टे कर दिया। बाद में रमेश का सही एड्रेस दे देता है और एप्लीकेशन डालता है, कोर्ट वैलिड रीजन मान लेता है और सूट को फिर से शुरू कर देती है। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। समरी हमारा क्या है, पूरे रूल का क्या मैटर निकलेगा उसका एक समरी बना के मैंने डाल देता हूँ लास्ट में। अगर पूरा वीडियो नहीं देखना हो तो रिवीजन के टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको स्पीड पे करके देखिएगा तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा। हर प्लीडिंग के साथ में एक सही एड्रेस देना जरूरी है। गलत और झूठे एड्रेस देने पर सूट को स्टे कर दिया जाएगा, या फिर उसका डिफेंस, अगर डिफेंडेंट वाली पार्टी है तो उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये हमारा सब रूल 14A था। ऑर्डर 6 और रूल हमारा 15 है। ठीक है, तो जिसमें बात की गई है प्लीडिंग का सत्यापन, मतलब प्लीडिंग जितने भी आप करोगे प्लेंट या रिटेशमेंट कोर्ट में फाइल करोगे उसका तो उसका एक वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि जो पार्टी उसको पेश कर रही है उसमें जो प्लीडिंग या रिटर्न स्टेटमेंट जो भी आपका कंटेंट है वो आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने जो फैक्ट लिखे हैं उसके अंदर वो आप उसको वेरीफाई करोगे कि हाँ वो हमारे द्वारा जो भी जानकारी उसमें दी गई है वो सत्य है। ठीक है, और कौन कौन सा पैराग्राफ आपके द्वारा सही लिखा गया है या और कौन सा पैराग्राफ ऐसा है जो किसी और के कहने पे आपने उसमें डाला है और उसको आप सत्य मानते हो नहीं मानते हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और जो वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको जो प्लेंट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगा, उसको आपको साइन भी करना होगा, उसमें सिग्नेचर भी करने होंगे, डेट भी लिखनी होगी। ठीक है, किस जगह से उसको बनाया गया था उस जगह का नाम भी सबको आपको लिखना पड़ेगा और एक एफिडेविट के साथ उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये सब इसमें आज हम रूल 15 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 15 हमारा बात करता है प्लीडिंग का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। सब रूल 1 हमारा कहता है कि हर प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के अंत में वेरीफाई करना जरूरी है। यह वेरिफिकेशन पार्टी खुद कर सकती है या फिर पार्टियों में से कोई एक व्यक्ति, जैसे पार्टीज़ में 5 लोग हैं, एक प्लेंटिफ की ओर से या फिर डिफेंडेंट की ओर से 5 हैं, 6 हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक
ठीक है। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी ये वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, जिसको अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो कि उस व्यक्ति को उस केस के फैक्ट की पूरी जानकारी है, तो आपका जो थर्ड व्यक्ति है वो भी उस वेरीफाई कर सकता है उस प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट को, ठीक है। सब रूल 2 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है कि जो वेरिफिकेशन आप कर रहे हो उसमें ये बताना आपको ज़रूरी होगा कि कौन सा पैराग्राफ आपने अपनी नॉलेज से वेरीफाई किया है और कौन सा पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपने किसी और से सुना है, उसके आधार पर उसको आपने वेरीफाई किया है। लेकिन वह मानना कि ये सच है, ये आप मानते हो कि जो भी फैक्ट हैं वो सच हैं, भले ही आपने किसी और से सुने हैं, वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, लिखोगे सब। सब रूल 3 हमारा कहता है कि साइन करना ज़रूरी होगा जब भी आप कोई भी प्लेंट या अटैचमेंट को वेरीफाई करोगे, तो ठीक है, उसमें साइन आपके होंगे और आपको उसमें डेट लिखनी पड़ेगी, किस तारीख को आपने ये साइन वगैरह किया था, और प्लेस का नाम भी लिखना पड़ेगा, कहाँ से किया था। सब रूल 4 हमारा सिर्फ इतना कहता है कि एफिडेविट भी देना होगा भैया। जब भी सिविल सूट में फाइल होगा, प्लेंट या रिटर्न जो भी आप फाइल करोगे, तो वेरिफिकेशन के साथ साथ में आपको एक एफिडेविट भी देना होगा जिसमें आप कहोगे कि जो बातें मैंने प्लीडिंग में लिखी हैं वे पूरी तरह से सच हैं। तो इस तरह का एक एफिडेविट भी आपको एक सिविल सूट फाइल करोगे उसमें देना होगा। अब एग्जांपल समझ लो, पूरा रूल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेंटिफ के लिए एक एग्जांपल बनाया है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ एक प्लेंट वाले के लिए, जो प्लेंटिफ होता है ना उसके लिए है। मैं रमेश इस प्लेंट को वेरीफाई करता हूँ कि पैराग्राफ 1 से लेकर 4 तक मेरी अपनी नॉलेज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे और फिर लिखोगे कि पैराग्राफ 5 में मैंने अकाउंटेंट से सुना है, अकाउंटेंट होगा उसका, उससे सुना है और मुझे विश्वास है कि वह सच है, ठीक है। और रमेश अपने साइन कर देगा, डेट डाल देगा, किस जगह पर हुआ था वो जगह डाल देगा। अब समझो भाई ये मोटिव क्या है, उद्देश्य, पर्पस क्या है। कोर्ट को पता चले कि प्लीडिंग का कौन सा हिस्सा खुद के द्वारा देखा गया है और कौन सा हिस्सा दूसरे की जानकारी के आधार पर पता चला है, ठीक है। प्लीडिंग की ऑथेंटिसिटी, सत्यता को साबित करना आपको इस वेरिफिकेशन के द्वारा। थर्ड हमारा पॉइंट है कि झूठे आरोपों को रोकना। समरी तो भैया वही है जो हम पूरा रूल है कि हर प्लीडिंग को साइन करके वेरीफाई करना ज़रूरी है, बताना होगा कि कौन सा फैक्ट खुद की नॉलेज से है और कौन सा फैक्ट दूसरे से आपने सुना था। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपके प्लेंट में 10 पॉइंट हैं, जैसे ठीक है 5 मान लेते हैं भाई, 4 और ये 5। अब यहाँ पर लिख दिया आपने ये मेरी नॉलेज से है, ये 2 हमारी नॉलेज से नहीं है। तो ये आपको वेरीफाई जब आप करोगे उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं है वैसे इसमें, सिंपल सा था। वेरिफिकेशन अपन को करना है, सीधी सीधी बात है, वेरीफाई करना है। जब भी आप कुछ लिखोगे उसमें तो कौन सा लाइन आपने लिखा है आपकी नॉलेज से है, कौन सा लाइन किसी और के आधार पे है, लेकिन आप उसको सत्य मानते हो नहीं मानते हो, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और साइन वगैरह करने हैं, डेट डालनी है और सिग्नेचर करना है, एफिडेविट के साथ में पेश करना है, ठीक है। एफिडेविट क्यों? क्योंकि अगर कोई बात अगर अगेंस्ट जाती है तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी फाइल हो सकता है, ठीक है। कमर्शियल सूट में सत्यापन। तो कमर्शियल सूट में क्या करना होगा? राम ने श्याम के खिलाफ एक 10 लाख का कमर्शियल सूट फाइल किया। प्लेंट के साथ राम को स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ यानी कि एफिडेविट देना होगा, जिसमें डिक्लेयर करता होगा कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ या कहती हूँ कि प्लेंट में जो लिखा है वह मेरी नॉलेज के अनुसार पूरा सही है। अगर राम ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट उसकी प्लेंट को एविडेंस के तौर पर कंसिडर नहीं करेगी और कोर्ट प्लेंट को खारिज यानी कि स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। तो ये क्या है भाई? ये है हमारा 15A, रूल 15A ऑर्डर 6 का, जिसमें बात की गई है कि कमर्शियल डिस्प्यूट में प्लीडिंग का सत्यापन आपको करना होगा। समझिए कि सब रूल 1 हमारा कहता है कि रूल 15 के बावजूद अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को एफिडेविट के रूप में वेरीफाई करना होगा, जैसा कि अपेंडिक्स में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। सब रूल 2 हमारा सिर्फ इतना कहता है कि एफिडेविट जो है पार्टी खुद साइन कर सकती है। पार्टी में 2-3 लोग हैं, जैसे कि प्लेंटिफ है तो 2-3 प्लेंटिफ है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति साइन कर दे या फिर कोई थर्ड पर्सन भी साइन कर सकता है, लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसे इस केस की पूरी जानकारी है और पार्टी ने उसे एक ऑथोराइज किया हुआ है इस तौर पे, ठीक है। तो आप उसको साइन करवा सकते हो एफिडेविट पे। थर्ड सब रूल हमारा इतना कहता है कि अगर प्लीडिंग में अमेंडमेंट आपने किया है, ठीक है, तो जो आपका अमेंडेड पार्ट है
उसको भी आपको एफिडेविट के रूप में वेरीफाई करना होगा जब तक कि कोर्ट अन्यथा कोई और ऑर्डर आपको नहीं दे। ठीक है, नॉर्मली तो आपको करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने मना किया नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, सब रूल 4 हमारा देखिए, सब रूल 4 हमारा क्या कहता है कि प्लीडिंग को सब रूल 1 के अनुसार वेरीफाई नहीं किया गया है। मान लीजिए एफिडेविट के साथ में आपने वेरीफाई नहीं किया है किसी प्लीडिंग को, ठीक है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को, तो पार्टी उस प्लीडिंग को या उसमें लिखी गई बातों को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है भाई। वो सब रूल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सब रूल 1 में जो वेरिफिकेशन की बात की गई है, जो एफिडेविट के साथ वेरीफाई करना था कमर्शियल डिस्प्यूट में, अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है तो पार्टी अपनी प्लीडिंग को यानी कि रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लेंट को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी भाई आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, और हमारा 5th रूल सब रूल देखिए कि कोर्ट ऐसी प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट खारिज कर सकती है अगर उसमें पार्टी ने एफिडेविट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ को ना दिया हो, जैसा कि अपेंडिक्स में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया हो उस तरह से आपने नहीं दिया है तो आप उसकी जो आपकी जो प्लीडिंग है उसको स्ट्राइक आउट खारिज कर सकती है भाई। ये था हमारा ऑर्डर 6 का 15A रूल। ठीक है, इसमें बात हमारा कमर्शियल डिस्प्यूट की थी। पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें नॉर्मल था कि नॉर्मल जितने भी सूट आएंगे सिविल सूट होंगे उसमें आपको वेरीफाई करना होगा, लेकिन अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो आपको क्या करना है उसके लिए अलग से एक सब रूल डाला गया है। ठीक है, तो डाउट हो तो पूछना, वैसे तो नहीं होगा, नॉर्मल था, इससे ईजी था। ठीक है, और पर्पस देख लीजिए कि कमर्शियल डिस्प्यूट को स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में रखना ताकि हर प्लीडिंग को सच और जिम्मेदारी के साथ कोर्ट में फाइल किया जा सके, फेक क्लेम्स को या फिर मिसलीडिंग प्लीडिंग को रोका जा सके, स्पीडी ट्रायल हो सके, कमर्शियल डिस्प्यूट की इफ़िशियंसी सुनिश्चित करना। ठीक है, समरी तो हमारा है ही भाई, जो पूरा रूल है उसका एक लाइन में क्लियर हो जाएगा कि कमर्शियल डिस्प्यूट में हर प्लीडिंग को एफिडेविट स्टेटमेंट और ट्रुथ के साथ वेरीफाई करना जरूरी है, वरना कोर्ट उसे एविडेंस के तौर पर नहीं मानेगी और उसे खारिज भी कर सकती है। तो ये हमारा था रूल 15A। रूल 16 है ऑर्डर 6 का, जिसमें बात की गई है प्लीडिंग को हटाना। कब जब भी आप कोई प्लीडिंग करोगे तो उसको कब हटाया जा सकता है, स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है। तो ये सब कब होगा उसको देखिए कि कोर्ट किसी भी मुकदमे में, किसी भी सिविल सूट में, किसी भी स्टेज पर, ठीक है, प्लीडिंग का कोई भाग हटा सकती है या फिर उसको संशोधित कर सकती है, अमेंड कर सकती है अगर उसे लगता है कि जो आपकी प्लीडिंग है वो अनावश्यक है, अपमानजनक है, चरित्र हनन करने वाला है, तुच्छ है, मामूली है, तंग करने वाला है, तो आपकी प्लीडिंग को हटा सकता है या उसको सुधार सकता है। बी हमारा है जिससे केस के फेयर ट्रायल यानी कि न्यायपूर्ण सुनवाई में पक्षपात ना हो, असहजता ना हो, देरी ना हो, इसलिए वो उसको हटा सकता है या फिर उसको अमेंड कर सकता है। ठीक, थर्ड हमारा है सी है कि कोर्ट की प्रोसेस का दुरुपयोग, मिसयूज़ या एब्यूज़ हो तो उसको प्लीडिंग को हटा सकता है या फिर उसको अमेंड कर सकता है। एग्जांपल डाले मैंने, क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल 1 हमारा कहता है स्क्रैंडलस एलिगेशन। प्लेंटिफ ने रिटन स्टेटमेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट का कैरेक्टरलेस है, डिफेंडेंट जो है वो कैरेक्टरलेस है, इमोरल व्यक्ति है। अगर यह एलिगेशन केस रिलेटेड नहीं है तो कोर्ट इसे हटा सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है। एग्जांपल 2 हमारा फ्रिवलस का है कि डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया कि प्लेंटिफ का चेहरा अच्छा नहीं है इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह फ्रिवलस और इरेलेवेंट है, कोर्ट इसे हटा सकती है। थर्ड है हमारा एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। प्लेंटिफ ने बार बार एक ही बात अलग अलग कोर्ट में लिख दी ताकि डिफेंडेंट परेशान हो, कोर्ट इसे एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस मानकर स्ट्राइक आउट कर देगी, हटा देगी। अब पर्पस है क्या है इस रूल का कि रीडिंग को क्लीन और रिलेवेंट रखना, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी इरेलीवेंट एलिगेशन से डिफेंडेंट या फिर कोर्ट को प्रीजुडिस से बचाना। थर्ड है कि कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज़ होना रोकने के लिए या समय बचाने के लिए। समरी हमारा क्या है भैया, कोर्ट किसी भी स्टेज पर प्लीडिंग के किसी भाग को हटा सकती है, अनावश्यक मानती है, अपमानजनक मानती है, तुच्छ मानती है, देरी करने वाला मानती है या कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज़ मानती है तो उसको हटा सकती है, उसको बदल सकती है। तो ये हमारा रूल 16 था
प्लीडिंग में संशोधन कब हो सकता है, अभी कोई गलती हो जाती है प्लीडिंग में तो उसको कब सुधारा जा सकता है, कब नहीं सुधारा जाएगा। तो इसको देखिए कि भाई पहला एग्जांपल हमारा समझिए कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा था कि डिफेंडेंट ने 50,000 रुपये उधार लिए। अब बाद में पता चला कि एक्चुअल अमाउंट तो भैया 7,000 था। प्लेंटिफ ने कोर्ट से अमेंडमेंट की परमिशन ले सकता है ताकि उसको अमाउंट को सही किया जा सके। सेकंड एग्जांपल समझो कि डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट डिनाई किए, बाद में उसे पता चला कि उसका प्रीवियस डिनाइल गलत था, वह रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करने की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। ये हमारा रूल है 17। अब समझिए इसको कि प्लीडिंग में संशोधन की बात करता है रूल 17, यानी कि आपने सुना होगा 6-17 का आवेदन देते हैं ज़्यादातर कोर्ट में। ठीक है, तो 6-17 क्या है भैया, इसको देख लीजिए कि अविवचन का संशोधन यानी कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट। समझिए कि कोर्ट किसी भी मुकदमे में किसी भी स्टेज पर पार्टी प्लेंटिफ हो या रिटर्न स्टेटमेंट को अनुमति दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंग को बदल सके, उसको संशोधित कर सके, परंतु कोर्ट ये अनुमति आपको तभी देगी जब अमेंडमेंट न्याय संगत होगा या फिर यह अमेंडमेंट ज़रूरी हो, ताकि जो असली विवाद है यानी कि रियल क्वेश्चन कंट्रोवर्सी है कोर्ट के सामने आ सके और उसे कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सके। तो साफ रूल 17 हमारा सिर्फ इतना कहता है कि किसी भी स्टेज पर आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी पार्टी प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो बदल सकती है, परिवर्तित संशोधित कर सकती है, लेकिन तभी किया जाएगा जब वो न्याय संगत होगा और आपका रियल क्वेश्चन असली विवाद उससे सामने आता हो, तभी किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक पर्पस भी समझ लो कि क्या कहता है। रूल का उद्देश्य कोर्ट के सामने सही और पूरी बातें आए ताकि न्याय हो सके, ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रोसीजरल मिस्टेक या ओमिशन के कारण सच्चाई छुप ना जाए। समरी तो हमारा पता ही है भैया पूरे रूल का क्या कहता है। समझिए कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर प्लीडिंग को अमेंड करने की अनुमति दे सकती है ताकि असली विवाद कोर्ट के सामने तय किया जा सके। रूल 17 है ऑर्डर 6 का। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं जब भी एग्जाम्स वगैरह में कि 6-17 में जो किस स्टेज पर कहाँ तक आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि किसी भी स्टेज पर किसी भी प्रक्रम पर अमेंडमेंट या फिर एल्टरेशन किया जा सकता है भैया आपके प्लेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट में, प्लीडिंग में। तो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब चलते हैं रूल 18 पे भैया। ये हमारा ऑर्डर 6 का आखिरी रूल है, रूल 18। तो यहाँ पे बात की गई है कि आदेश मिलने के बाद अमेंडमेंट करने का परिणाम क्या होगा। मतलब आदेश मिलने के बाद क्या मतलब है, समझिए। रूल 18 हमारा बात करता है अगर किसी पार्टी को कोर्ट में प्लीडिंग अमेंड करने की अनुमति मिल गई है, ठीक है, कोर्ट ने उसको पार्टी को किसी को कोर्ट में जो प्लीडिंग उसने की है उसको अमेंड करने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो उसे अब आगे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के द्वारा दिए गए समय में उसको अमेंडमेंट करना होगा। अगर कोर्ट ने कोई समय लिमिट नहीं दी थी तो उसे 14 दिन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा अपनी प्लीडिंग में। ठीक है, ऑर्डर मिलने की तारीख से, जब आपको ऑर्डर मिला होगा। अमेंडमेंट करने में असफल रहने पर क्या होगा, उस पार्टी को बाद में अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कोर्ट खुद उसका समय एक्सटेंड नहीं कर देती है। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने रमेश को 10 दिन में प्लेंट को अमेंड करने का ऑर्डर दिया, रमेश ने 10 दिन में अमेंडमेंट नहीं किया। अब रमेश को अमेंडमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट उसे एक्स्ट्रा टाइम देने का ऑर्डर नहीं कर देती। पर्पस टाइम बाउंड प्रोसीडिंग को सुनिश्चित करना, पार्टीज़ को प्रोसीजरल डिले करने से रोकना, कोर्ट का टाइम मैनेजमेंट से बेहतर बनाना, कोर्ट का टाइम मैनेजमेंट बेहतर बनाना। ठीक है, समरी हमारा क्या है, अगर कोर्ट के सामने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पार्टी अपना अमेंडमेंट नहीं करती है तो अमेंडमेंट को बाद में नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट आपके समय को एक्सटेंड नहीं कर देती। तो रूल 18 सिर्फ इतना ही हमारा कहता है कि जब भी आप प्लीडिंग करोगे आपको अमेंडमेंट करने की अनुमति तो मिल गई है, अगर आप उसको नहीं करते हो तो उसको बाद में नहीं कर पाओगे, फिर इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 14 दिन की बात की गई, अनुमति आपको मिल गई अमेंड करने की,
तो उसे आपको क्या करना होगा, कोर्ट द्वारा दिए गए समय में अमेंडमेंट आपको करना। कोर्ट ने दिया है 14 दिन के अंदर अंदर करना है या 10 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट कर लेना। तो अगर कोर्ट में समय दी गई लिमिट नहीं दी है, कोई समय लिमिट नहीं दी है, अगर समय दिया है तो उस लिमिट में करना होगा, समय नहीं दिया है तो आपको 14 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट को अपने करना होगा। समय दे देगी 10 दिन तो 10 दिन में करना पड़ेगा, और अगर कोई समय दिया ही नहीं है लेकिन बोल दिया है कि आप अमेंडमेंट कर लो, हम आपकी परमिशन देते हैं, तब आपको यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 14 दिन के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, 15 दिन नहीं चाहिए, ठीक है। मिलने की तारीख से जब आपको ऑर्डर मिला होगा कि भाई अब 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करो, वो सॉरी अमेंडमेंट करो, या फिर जल्दी से अमेंडमेंट करो, ऐसा बोल दिया। तो क्योंकि जल्दी से बोला है तो इसमें कोई डेट तो दी नहीं है इन्होंने, लिमिट तो दी नहीं है, तो इसलिए हमें 14 दिन के अंदर उसको अमेंडमेंट को पूरा करना होगा। कब, ऑर्डर जिस दिन आपको मिला होगा उस दिन से। और अगर आप नहीं करते हो, अनुमति मिल गई थी, यानी कि उस पार्टी को बाद में अमेंड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर असफल रह जाते हो तो, क्योंकि बार बार मौका थोड़ी देगी कोर्ट आपको। चलिए, रूल 18 हमारा क्लियर होता है, और ऑर्डर हमारा 6 यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कौन सा ऑर्डर पढ़ना चाहते हो वो भी बताना, क्रिमिनल पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।